मैं एयरफोर्स में 3 साल तक रह चुका था और पूरे इंटरनेट पे लोग मुझे फिशिंग गॉड कहते थे। वजह यह थी कि बाकी लोग मछली पकड़ने के लिए बेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैं सीधे अपनी जान दांव पर लगाकर चीजें पकड़ता था। फर्क बस इतना था कि मेरे कांटे में मछलियां नहीं, कुछ और ही फंसता था। कभी इंसानी लाशों से भरे सूटकेस निकल आते, कभी बम। एक बार तो मैंने भाले से एक न्यूक्लियर सबमरीन तक फंसा दी थी। और एक दिन अपने बॉस का चीटिंग वाला इल्लीगल फिशिंग नेट पकड़ लिया। नतीजा, बॉस सीधे जेल पहुंच गया, रहने और खाने की पूरी सुविधा के साथ। मतलब आज तक मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी, लेकिन पुलिस स्टेशन की जेल की आधी कोठरियां जरूर भर दी थी। अब हालत ये हो गई थी कि पुलिस वाले मुझे देखकर घबरा जाते थे। भाई हाथ जोड़ते हैं, अब फिशिंग मत करना। उस दिन शहर के बाहरी इलाके की साफ नदी के किनारे मैं दोपहर की तपती धूप में बैठा था। सूरज किसी क्रूर सौतेली मां की तरह मेरे ऊपर आग बरसा रहा था। गर्मी से पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन पानी में तैर रहा मेरा बॉबर 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। मैं लगभग हीट स्ट्रोक का शिकार होने वाला था कि तभी अचानक पानी में हल्की सी लहर उठी। बॉबर हिल गया, मेरी आंखें चमक उठी। आ गई। मैंने दोनों हाथों से फिशिंग रॉड कसकर पकड़ी और पूरी ताकत से ऊपर खींचा, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा बदल गया। रॉड हिली तक नहीं, उल्टा पानी के नीचे से एक भयानक ताकत रॉड के जरिए मेरे हाथों तक पहुंची। इतनी ताकत कि मैं लगभग नदी में खिंच गया। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी है, पक्की बड़ी वाली। पास बैठे कुछ मछुआरे जो झपकी ले रहे थे, शोर सुनकर भागते हुए आए। एक ने रॉड देखकर कहा, वाह लड़के, रॉड जिस तरह झुक रही है कम से कम 70-80 पाउंड की होगी। दूसरा चिल्लाया, संभल कर, ढील मत छोड़ना, भागने मत देना। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी जोश भर गया। मैंने पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे पानी के नीचे की चीज ऊपर आने लगी। मैं सोच रहा था शायद 100 पाउंड की ग्रास कार्प होगी या फिर 1 मीटर लंबी कल्टर फिश। सब लोग सांस रोककर देखने लगे। धीरे धीरे पानी में काली परछाई दिखाई देने लगी, लेकिन वो किसी मछली का शरीर नहीं, ना पंख ना पूंछ, बल्कि एक फूला हुआ हरा स्नेक स्किन बैग था। शायद वो बहुत लंबे समय से पानी में पड़ा हुआ था। उस पर कीचड़ और काई चिपकी हुई थी। दूर से वो किसी बड़े बालों वाले राक्षस जैसा लग रहा था। आसपास खड़े लोगों ने निराश होकर सिर हिलाया। कितना अफसोस, इतनी मेहनत करके कचरे का बोरा निकाल लिया। मेरी खुशी पल भर में खत्म हो गई। मैंने उदासी से बोरे को किनारे खींचा, लेकिन जैसे ही वो किनारे पहुंचा, अचानक हवा में भयानक बदबू फैल गई। उसमें एक अजीब सी मीठी लेकिन बेहद सड़ी हुई गंध थी। पास खड़ा एक मछुआरा सहन नहीं कर पाया। वो तुरंत उल्टियां करने लगा। मैंने नाक दबाई और फिश हुक निकालने के लिए नीचे झुका, लेकिन जैसे ही नीचे बैठा, मेरी आंखें फैल गई। बोरे में फिश हुक से बने छेद के अंदर से एक पैर की उंगली बाहर दिखाई दे रही थी। उस पर लाल नेल पॉलिश लगी हुई थी। एक पल में मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरा शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पास खड़े एक बुजुर्ग ने मेरी हालत देखकर उत्साहित होकर बोले, क्या हुआ, खजाना निकला क्या? मुझे भी देखने दो। वो हंसते हुए पास आए, लेकिन अगले ही सेकंड उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें फट गईं, फिर उनकी तेज चीख नदी किनारे गूंज उठी। इंसानी शरीर के टुकड़े! करीब 20 मिनट बाद नदी किनारे लाल और नीली पुलिस लाइटें चमक रही थी। 2 पुलिस वाले मेरे दोनों तरफ खड़े थे। हालांकि मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं थी, लेकिन उनका बर्ताव ऐसा था जैसे मैं कोई क्रिमिनल सस्पेक्ट हूं। उनमें से एक थे क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के कप्तान वोंग जैंग वो। उनकी आंखें बिल्कुल बाज जैसी थीं। एक नजर ही इंसान की रूह तक कपाने के लिए काफी थी। मैं कांपती आवाज में बोला, सर, मैं तो बस फिश सूप बनाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि ये चीज निकल आएगी। वोंग जैंग वो ने मेरी खाली फिश बास्केट देखी, फिर जमीन पर पड़े बोरे की तरफ इशारा किया। फिश सूप? उन्होंने शांत स्वर में कहा। लगता है आज नहीं बनने वाला। फिर मेरी तरफ देखा। चलो स्टेशन चलकर चाय पीते हैं। कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने जोड़ा, इंटेरोगेशन रूम में। इंटेरोगेशन रूम में मैं डिस्पोजेबल कप हाथ में लेकर बैठा था। पूरा दिमाग सुन्न था। वोंग जांग वो सामने बैठे फाइल देख रहे थे। फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि बोरे में सचमुच इंसानी अवशेष थे, लेकिन शरीर लगभग पूरी तरह सड़ चुका था। सिर्फ उंगलियों की हड्डियां और कुछ चर्बी बची थी। अनुमान था कि हत्या कम से कम 2 साल पहले हुई थी और इसका मुझसे कोई संबंध नहीं था। ये सुनते ही वोंग जैंग वो का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। ठीक है, हमारी जांच के बाद पता चला कि तुम वाकई दुनिया के सबसे बदकिस्मत मछुआरे हो। तुम जा सकते हो। फिर मुस्कुराकर बोले, वैसे अभी भी फिश सूप पीनी है?
मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने दोनों हाथ हिलाए। नहीं, मैं फिशिंग छोड़ रहा हूं। जिंदगी में दोबारा कभी फिशिंग नहीं करूंगा। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके मैं फिशिंग गियर लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, लेकिन मेरी नाक में अब भी वही मीठी सड़ी गंध अटकी हुई थी। मैंने फिशिंग गियर की तरफ देखा, सोचा इसे सुखाकर फेंक दूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने कूड़ेदान का ढक्कन खोला, अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट की बैड लक लिमिट पार हो चुकी है। फिशिंग हीट मैप सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। हर सफल कैच पर पॉइंट्स मिलेंगे। 1 पॉइंट इक्वल्स टू $100। न्यूबी बोनस 500 पॉइंट्स। मेरा हाथ तुरंत रुक गया। 500 पॉइंट्स यानी $50,000। मेरे अंदर का डर पल भर में गायब हो गया। फिशिंग करके अमीर बना जा सकता है। पुराने लोग झूठ नहीं बोलते थे। मैंने समय देखा। अंधेरा होने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम ओपन। अचानक मेरी आंखों के सामने एक नीला ट्रांसपेरेंट मैप उभर आया। मैं जागा तो देखा कि मैंने जो नया फिशिंग गियर खरीदा था वो पहले ही मेरे दरवाजे पर डिलीवर हो चुका था। मैंने तुरंत फिशिंग हीट मैप सिस्टम खोला। लिंगजैंग सिटी के वाटर एरिया का मैप अपडेट हो चुका था। पहले वाले क्लियर वाटर रिवर पर अब कोई रेड डॉट नहीं था। उसकी जगह लिंगजैंग सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर मौजूद घोस्ट क्राई पूल में एक गहरा लाल लाइट स्पॉट चमक रहा था। पानी की गहराई में वो डीप रेड स्पॉट बिल्कुल शांत तरीके से छिपा हुआ था। इतनी सुनसान जगह और मैं बिल्कुल अकेला। अगर सच में कुछ हो गया तो? मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर दराज से अपना पुराना फोन निकाला और एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप डाउनलोड कर लिया। कंपनसेशन की किसे परवाह है? वैसे भी नेटिजन्स कई बार दोस्तों से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। दोपहर के ठीक 3 बजे मैंने घोस्ट क्राई पूल के सामने वाले पहाड़ों की तरफ एक कैब ली। ड्राइवर ने नेविगेशन पर डेस्टिनेशन देखा, फिर उसने मेरे सामान की तरफ देखा, कुछ पल हिचकिचाया और बोला, यंग मैन, तुम घोस्ट क्राई पूल जा रहे हो? मैंने सुना है वो जगह ठीक नहीं है। हर साल वहां लोग रहस्यमय तरीके से गिर जाते हैं और रात में रोने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाना। इतना कहकर ड्राइवर ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और ऐसे निकल गया जैसे किसी चीज से जान बचाकर भाग रहा हो। हरामी कहीं का। ये बात बोलने की क्या जरूरत थी? जानबूझकर डराना चाहता था क्या? मैंने अपने पीठ पर बंधे 1000 रिपल ड्रैगन रॉड को छुआ और खुद को हिम्मत दी। मैं तो इंसानी लाशें तक फिश कर चुका हूं, अब डर किस बात का? फिर मैं अपने छोटे बड़े बैग्स उठाकर रास्ते पर चल पड़ा। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद आखिरकार मैं सिस्टम द्वारा मार्क्ड रेड डॉट लोकेशन पर पहुंच गया। ये एक टिपिकल माउंटेन बैरियर लेक थी। तालाब का पानी गहरे डार्क ग्रीन रंग का था, जिसे देखकर दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। सच कहूं तो जगह काफी डरावनी लग रही थी। मैंने धीरे से लार निकली, एक समतल पत्थर ढूंढा, अपना सामान नीचे रखा और लाइव स्ट्रीम का सेटअप करने लगा। क्योंकि अकाउंट नया था, लाइव रूम बिल्कुल सुनसान पड़ा था, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने आराम से बेट तैयार किया, फ्लोट एडजस्ट किया, ग्राउंड बेट के लिए स्पून उठाया और स्कूप दर स्कूप मकई के दाने पानी में फेंकने लगा। फिर फिशिंग रॉड उठाई और पूरी ताकत से उसे फेंका। बेट बिल्कुल सटीक तरीके से उस ग्लोइंग स्पॉट के ऊपर जाकर गिरा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सूरज डूबने लगा, घाटी में रोशनी कम होने लगी। तभी मैंने देखा कि लाइव स्ट्रीम में लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ गई थी। 50 से ज्यादा लोग देखने लगे थे। सच कहूं तो अब मेरा भी यहां से जाने का मन कर रहा था। पता नहीं क्यों मेरी पीठ में लगातार सिहरन दौड़ रही थी, लेकिन सिस्टम जो रेड डॉट दिखा रहा था वो यहीं थी और वो अभी भी हल्का हल्का हिल रही थी। मतलब वो चीज जिंदा थी। मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा, जल्दी मत करो दोस्तों, बड़ी मछलियां सिर्फ रात में काटती हैं। लेकिन ये शब्द मेरे मुंह से पूरे निकले भी नहीं थे कि पानी पर तैर रहा फ्लूट अचानक बुरी तरह कांप उठा। हो गया, मैं उत्साह में चिल्लाया, ब्रदर्स देखा, काट लिया। इतना कहते ही मेरा शरीर इंस्टिंक्ट से खुद हरकत में आ गया। मैंने तुरंत रॉड उठाकर हुक सेट किया। धड़ाम! फिशिंग लाइन के पानी चीरने की आवाज इतनी तेज थी कि उसमें मेटल वाइब्रेशन जैसा एहसास हो रहा था। मेरे हाथ में पकड़ी वेव पैटर्न ड्रैगन रॉड तुरंत पूरा धनुष बन गई। रॉड की टिप से एक अजीब और डरावनी ताकत महसूस हुई। मैं आगे की तरफ लड़खड़ा गया। बस 1 इंच और होता तो सीधे तालाब में सिर के बल गिर जाता। लाइव स्ट्रीम तुरंत एक्सप्लोड हो गई, लेकिन उस समय कमेंट्स देखने का होश नहीं था। मैंने दोनों हाथों से रॉड कसकर पकड़ ली और रॉड का निचला हिस्सा पेट पर टिकाकर पूरी ताकत लगा दी। मेरा चेहरा लाल होकर बैंगनी पड़ने लगा। मैं कमर की ताकत से पीछे झुकते हुए दहाड़ा। ये आखिर है क्या चीज? इतना भारी, ये मछली जैसा महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पानी के नीचे कोई भैंसा मुझे घसीट रहा हो। पानी की सतह अचानक उबलने लगी, ढेर सारे बुलबुले ऊपर आने लगे और इस जबरदस्त फाइट सीन की वजह से लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स पागलों की तरह बढ़ने लगे। कमेंट्स लगातार उठ रहे थे, ये कोई मछली नहीं हो सकती। अगर ग्रास कार्प है तो ड्रैगन किंग मत निकाल देना। अगर ये बाहर निकल आया तो मैं लाइव पर उल्टा खड़े होकर खाना खाऊंगा। मैंने दांत खींच लिए, माथे की नसें फूल चुकी थी। अच्छी बात यह थी कि सिस्टम मैप पर रेड डॉट धीरे धीरे किनारे की तरफ पड़ रही थी। आखिरकार करीब 10 मिनट की खींचातानी के बाद पानी फट पड़ा, लेकिन बाहर जो निकला वो मछली का सिर नहीं था।
न कोई जल राक्षस की रीढ़, बल्कि धातु जैसी चमक वाला एक धूसर हिस्सा था। एक हवाई जहाज का पंख। हाँ, वो सचमुच में एक हवाई जहाज का पंख था। उसके पीछे लगभग 1 मीटर लंबी स्ट्रीमलाइंड ग्रे बॉडी पानी के ऊपर तैरती दिखाई दी। वो किसी मिनी फाइटर जेट जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें कॉकपिट नहीं था। पीछे प्रोपेलर भी लगा हुआ था। मैंने भौहें से कोड़ ली। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। लाइव स्ट्रीम वाले भी कंफ्यूज थे। फिर सैकड़ों दर्शकों की निगाहों के सामने मैंने पूरी ताकत लगाकर उस भारी चीज को पत्थरों पर खींच लिया। धम! मैं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी मुझे उसे ध्यान से देखने का मौका मिला। इस चीज की पेंट पूरी तरह सही सलामत थी। हालांकि उस पर कुछ सीवीड लिपटी हुई थी, लेकिन साफ था कि वो ज्यादा समय तक पानी में नहीं रही थी। विंग पर इंपैक्ट मार्क्स दिख रहे थे। लग रहा था कि वो क्रैश होकर इस तालाब में गिरी थी। उसकी बॉडी के नीचे काला इक्विपमेंट बॉक्स भी लगा हुआ था। उस बॉक्स पर सील थी, लेकिन उस पर लिखे शब्द धुंधले हो चुके थे। कुछ भी पढ़ना नामुमकिन था। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई। बॉक्स खोलो, जल्दी खोलो। मैंने लार निगली। काफी देर तक सोचता रहा, फिर रोने से भी बदतर मुस्कान बनाकर बोला, भाइयों, मुझे लगता है ये चीज पुलिस को सौंप देना चाहिए। आज स्ट्रीमिंग का पहला दिन है। जेल जाने का इरादा नहीं है मेरा। चलो पुलिस को बुलाते हैं। मैंने फोन निकाला और म्युनिसिपल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के वोंगजेंग वो का नंबर डायल किया। उस समय वोंगजेंग वो अपना काम खत्म करके झपकी लेने ही वाला था, लेकिन जैसे ही फोन बजा, उसने कॉलर आईडी देखा। अगले ही सेकंड वो बिस्तर से उछल पड़ा, क्योंकि स्क्रीन पर नाम था वही आदमी जो हमेशा लाशें ढूंढ कर लाता था। उसने तुरंत कॉल उठाई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो बिना देर किए कपड़े पहनते हुए बोला, उस बॉक्स को हाथ मत लगाना। लाइव स्ट्रीम बंद कर दो। जहां हो वहीं रुको। मैं तुरंत टीम लेकर पहुंच रहा हूं। टेक्निकल टीम के आदमी ने सिर हिलाया, नीचे बैठा, अंदर से एक चीज उठाई और ध्यान से देखने लगा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोने से भी महंगा ये चिप्स हैं, और सिर्फ साधारण चिप्स नहीं, बल्कि हाई एंड चिप्स। अभी मार्केट में इन पर भारी रेगुलेशन लगा हुआ है। इस पूरे बॉक्स की कीमत कम से कम 10 लाख हो सकती है। संभवतः ये स्मगलिंग का मामला है। वोंगजेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हाल ही में अफवाहें सुन रहा था कि पहाड़ों में एक स्मगलिंग रिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल करके क्रॉस बॉर्डर फ्लाई लाइन स्मगलिंग कर रही है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि उनमें से एक घोस्ट रिजर्वॉयर में क्रैश हो जाएगा और कोई उसे मछली पकड़ते पकड़ते बाहर निकाल लेगा। इतना सोचकर वोंगजेंग पीछे मुड़ा और मुझे घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में एक तिहाई हैरानी और बाकी पूरा शक भरा था। सच सच पता, अंडरवर्ल्ड में तेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं क्या? हर बड़े केस के आसपास तू फिशिंग करता हुआ क्यों मिलता है? मैंने तुरंत हाथ उठाया। कैप्टन वोंग, भगवान की कसम, मैं सच में सिर्फ मछली पकड़ने आया था। अब पानी में ये कबाड़ क्या कर रहा था मुझे क्या पता। सच कहूं तो मुझे तो उम्मीद थी कि कम से कम 100 पाउंड की कोई जायंट ब्लैक कार्प निकलती। वोंगजेंग ने सिर हिलाया और लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने बाकी लोगों की तरफ इशारा किया। ठीक है, पहले सामान वापस ले चलो, और शिन्मो तुम भी हमारे साथ चलो। समझ गया, मैं तुरंत बोला। लेकिन कैप्टन वोंग, इस बार मैं आगे वाली सीट पर बैठ सकता हूं। पुलिस कार की पीछे वाली सीट बहुत सख्त होती है। वोंगजेंग ने फिर से आंखें घुमाई। हालांकि इस बार उसने मना नहीं किया। उस रात मेरी लाइव स्ट्रीम बीच में बंद हो गई थी, लेकिन ड्रोन पकड़ने वाली क्लिप इंटरनेट पर वायरस की तरह फैल गई। सिर्फ एक दिन बाद मैं लिंगजैंग सिटी में सेलिब्रिटी बन चुका था। हालांकि क्लासिफाइड डिटेल सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिर भी जारी हुआ। एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन जिसका नाम शुन था, उसने पुलिस की मदद करके एक बड़े स्मगलिंग केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऊपर से पहले वाला डिसमेंबरमेंट केस भी टीवी पर आ चुका था। नतीजा, एक ही रात में मेरे अकाउंट पर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए। कमेंट सेक्शन प्रतिभाशाली लोगों से भरा पड़ा था। आहा, अडल्ट मूवी डायरेक्टर, ये क्या बकवास है? जस्टिस मिनिस्टर को पकड़ लिया इसने। बेशक फेमस होने से ज्यादा असली खुशी रिवॉर्ड देखकर हुई, क्योंकि इस केस में रकम बहुत बड़ी थी और ये एक महत्वपूर्ण सुराग भी था। इस बार बोनस पिछले वाले से 1 लाख युआन ज्यादा मिला। मैं बैंक कार्ड का बैलेंस देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। उसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट भी समय पर आ गया। मैंने बिना सोचे बूस्टर एक्सचेंज कर लिया। कल उस ड्रोन को खींचते खींचते मेरी जान निकल गई थी। हेल्थ ही असली वेल्थ होती है। अब शरीर मजबूत करना जरूरी था। अचानक मेरे पूरे शरीर में गर्म लहर दौड़ गई। हालांकि इस प्रक्रिया में सड़क पर चलते हुए मुझसे बहुत गैस निकली, लेकिन शुक्र था कि रिजल्ट संतोषजनक था। अब मेरे पास पैसा भी था और शरीर भी जबरदस्त हो गया था। अब लाइफ एंजॉय करने का समय था। मुझे पिछली रात लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स याद आए। मछली तक नहीं पकड़ सकता। बस तुरंत मैंने फैसला कर लिया, मैं फ्लावर एंड बर्ड मार्केट जाऊंगा, सबसे बड़ा फिश टैंक खरीदूंगा और सबसे महंगी फिश पालूंगा। अपनी इज्जत वापस लेकर रहूंगा। लिंगजैंग सिटी का फ्लावर बर्ड फिश एंड इंसेक्ट मार्केट बहुत बड़ा नहीं था,
मैं काफ़ी देर घूमता रहा, लेकिन 2 लाख युआन की नेटवर्थ के हिसाब से कोई फिश टैंक पसंद नहीं आया। मैं निराश होकर घर लौटने ही वाला था कि अचानक काफ़ी समय से शांत पड़ा सिस्टम मैप चमक उठा। मैंने तुरंत मैप खोला और देखा कि मेरे बाईं तरफ 2 मीटर से भी कम दूरी पर एक छोटा लाइट डॉट चमक रहा है, लेकिन इस बार डॉट लाल नहीं, सुनहरा था। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में गोल्डन डॉट का कहीं जिक्र नहीं था। मैं चौंक गया। क्या ये कोई रेयर ट्रेजर है? आखिर गोल्ड जैसी चीज सस्ती तो नहीं होती। मैं तुरंत रुक गया और दुकान की तरफ देखने लगा। वो एक छोटा सा टर्टल स्टॉल था। वहां कुछ टूटे हुए प्लास्टिक बेसिन्स रखे थे जिनमें अलग अलग आकार के कछुए रेंग रहे थे। दुकानदार एक सीधा साधा बूढ़ा आदमी था, लेकिन मेरी नजर उसके बगल में रखे गंदे स्टायरोफोम बॉक्स पर जाकर टिक गई, क्योंकि सिस्टम मैप का गोल्डन डॉट उसी बॉक्स से मिल रहा था। उसके अंदर हथेली जितना एक छोटा कछुआ अकेला पड़ा था। उसके ऊपर सूखी मिट्टी जमी हुई थी और उसकी पीठ पर 3 साफ काली धारियां थीं। बूढ़े ने मुझे कछुए को देखते हुए कहा, 2 दिन पहले गांव से मिला था। शायद इसे बॉक्स टर्टल कहते हैं। अगर चाहिए तो 100 युआन में ले जाओ, केवल 100 युआन। मेरी आंखें चमक उठीं। सिस्टम कभी गलत नहीं होता। मैंने बिना सोचे खरीद लिया। फिर चलते चलते लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। ब्रदर्स, कुछ अच्छा दिखाता हूं, सिर्फ 100 युआन में लिया है, बताओ वर्थ इट है या नहीं। सुबह वाली अनाउंसमेंट के कारण जैसे ही स्ट्रीम शुरू हुई, 3000 लोग एक साथ घुस आए। कमेंट्स बरसने लगे। हा हा हा, जस्टिस मिनिस्टर फिर आ गया, आज क्या पकड़ा, स्ट्रीमर फिर स्टंट कर रहा है। अचानक एक कमेंट उभरा, रुको, ये टर्टल सामान्य नहीं लग रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये वाइल्ड गोल्डन कॉइन टर्टल है। इसके शेल की ग्रोथ रिंग्स देखकर लगता है कि ये कई दशक पुराना है। कम से कम 6 अंकों की कीमत होगी। अगले ही सेकंड एक और कमेंट आया, 1 मिनट, वाइल्ड गोल्डन कॉइन टर्टल तो क्लास 2 प्रोटेक्टेड स्पीशीज है ना। मेरा हाथ कांप गया। लगभग कछुआ हाथ से गिर ही जाता। ये बेवकूफ सिस्टम। मैं समझा गोल्डन मतलब रेयर ट्रेजर, निकला गोल्ड ज्वेलरी जैसा महंगा जीव। मैंने दांत भींच लिए और अपने पूर्वजों के खिलाफ फैसला कर लिया। मैंने तुरंत वॉन्ग जांग वाओ को कॉल लगाया। फोन काफी देर तक बजता रहा। फिर उसने उठाया, शाओ एन, क्या तुम मेरे जन्मजात दुश्मन हो? मुझे महीने में सिर्फ 1 दिन छुट्टी मिलती है, अब क्या पकड़ लिया, एयरक्राफ्ट कैरियर? मैं धीरे से बोला, कैप्टन वोंग, इस बार पकड़ा नहीं, खरीदा है। फ्लावर एंड बर्ड मार्केट से कछुआ लिया था। नेटिजन्स बोल रहे हैं कि ये प्रोटेक्टेड एनिमल है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर दांत पीसने की आवाज आई, हिलना मत, उस स्टॉल पर नजर रखो, मैं पास के ऑफिसर्स भेज रहा हूं अभी। 10 मिनट बाद मैं फिर से पुलिस कार में बैठा हुआ था और बेचारा बूढ़ा आदमी भी पकड़ लिया गया। उस पर एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ बेचने का आरोप लगा था। मुझे भी एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्शन पर लंबा लेक्चर दिया गया और वो अमूल्य गोल्डन कॉइन टर्टल, उसे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट खुद अपने साथ ले गया। फॉरेस्ट्री ब्यूरो के एक्सपर्ट्स के आने के बाद वो पूरा मामला उनके हाथ में चला गया। इतनी भागदौड़ और झंझट के बाद जब मैं पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से बाहर निकला, तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। आज का दिन मछली पकड़ने से भी ज्यादा थकाने वाला था। कैसा गोल्डन ग्लो, 1 पैसा कमाया नहीं, ऊपर से अपने 100 युआन भी डुबा दिए। मैं घर पहुंचा और सोचने लगा कि अब नहाकर सीधे सो जाता हूं, लेकिन तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी और इस बार वो मेरे कानों को किसी संगीत जैसी लगी। मैं बिस्तर पर सीधा उठकर बैठ गया। फिश अफिनिटी, लोअर योर गार्ड। मैं कुछ सेकंड तक घूरता रह गया, फिर मेरी आंखें चमक उठी। ये क्या, ये तो सीधा नू बौरा जैसा स्किल था। मतलब अब मैं आखिरकार जिंदा मछलियां पकड़ सकता था। मेरी नजर कमरे के कोने में रखी टेक्सचर ड्रैगन फिशिंग रॉड की तरफ गई। मेरी आंखों में फिर से आग जल गई। इतना जबरदस्त स्किल मिलने के बाद अगर मैं जाकर किसी बड़े बॉस को लूटूं नहीं तो ये स्किल की बेइज्जती होगी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की पर आई, मैं तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। जल्दी जल्दी मुंह धोया, अपना गियर उठाया और बड़े शिकार की तैयारी कर ली। सुबह 8 बजे मैं लिंगजैंग सिटी के उत्तरी इलाके में मौजूद बदनाम ओसाका की पैराडाइज के ओल्ड वोंग फिशिंग स्पॉट पहुंचा। ये जगह पहले एक छोड़ी हुई भट्टी हुआ करती थी। बाद में जांग दाफू नाम के एक गंजे बॉस ने इसे कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर फिशिंग स्पॉट बना दिया। वहां पहले से ही बहुत सारे एंगलर्स बैठे हुए थे। नजारा काफी शानदार था। मैं अपना टैकल बैग उठाकर अंदर गया ही था कि जांग दाफू ने मुझे देखते ही आवाज लगाई, अरे अरे, ये तो हमारे लिंगजैंग सिटी के बड़े सेलिब्रिटी हैं, जस्टिस मिनिस्टर साहब। आज सीक्रेट मिशन पर आए हो या सप्लाई खरीदने? वो धुएं का छल्ला उड़ाते हुए हंसा। उसकी आंखों में मजाक साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने कहा, लेकिन पहले ही बता दूं, मेरे तालाब में सिर्फ मछलियां हैं, तुम्हारे वाले परफॉर्मेंस नहीं मिलेंगे। आसपास बैठे पुराने एंगलर्स जोर से हंस पड़े। मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं बोला, मजाक मत करो बॉस जांग, मैं सीरियस फिशरमैन हूं। आज कितना चार्ज है? जांग दाफू ने अपनी 5 मोटी उंगलियां फैला दी। बड़े पिट में ज्यादातर बिग बोर्ड काप मिक्स्ड ग्रास काप है। 4 घंटे के लिए 500 युआन और रिसाइकल्ड फिश 4 रुपए प्रति पाउंड। मैं चौंक गया। 500?
क्या ये मछलियां गोल्ड बार्स खाती हैं? जांग दाफू हंस पड़ा। उसने पीछे तालाब की तरफ इशारा किया। क्या हुआ, महंगा लगता है? तो फ्री वाइल्ड रिवर चले जाओ। फिर उसने घमंड से कहा, और सुनो, कल ही मैंने इस पिट में 2000 पाउंड प्रोजेक्ट क्रुशियन चेप छोड़ी हैं। हर एक कम से कम 1 पाउंड की है। अगर स्किल है तो सबसे खराब स्पॉट और इक्विपमेंट लेकर भी पकड़ लो। उसकी बात सुनकर मैं भी गर्म हो गया। आम ब्लैक पिट फिशिंग स्पॉट तो सिर्फ 200-300 युआन लेते हैं। ये जैंग सच में काला दिल वाला इंसान था। आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने तुरंत 500 युआन निकाले और उसके सामने फेंक दिए। ठीक है, 500 ही सही, लेकिन अगर आज मैंने पूरा तालाब साफ कर दिया तो रोना मत। जैंग दाफू ऐसे हंसा जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। उसने बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा, अगर आज तुम 50 मछलियां पकड़ लो तो तुम्हारे 500 युआन वापस, और अगर नहीं पकड़ी तो मैं यहीं खड़ा होकर ये फिशिंग नेट खा जाऊंगा। ऊपर से तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। यहां मौजूद सब लोग गवाह हैं। आसपास बैठे फिशरमैन तुरंत ताली बजाने लगे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधे जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। ठीक है ब्रदर्स, काम शुरू करते हैं। एक एक करके लोग स्ट्रीम में आने लगे। मैंने एक्सपर्ट तरीके से फ्लोट एडजस्ट करना शुरू किया, डेप्थ चेक की, ग्राउंड बेट डाला। हालांकि पिछले कुछ सालों में मैंने ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी थीं, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया मुझे अपनी हथेली की लकीरों की तरह याद थी। ऊपर से आज मेरे पास चीट स्किल भी था। मछली पकड़ना तो बच्चों का खेल होना चाहिए था। मैंने सावधानी से ब्लड वर्म बेट लगाया और पूरे आत्मविश्वास से पहला कास्ट किया। फ्लोट पानी पर बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा हो गया। 2 आंखें दिख रही थीं। मैंने फिशिंग रॉड पकड़ी, सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगा। 1 मिनट बीता, 5 मिनट बीते, फिर आधा घंटा बीत गया, लेकिन फ्लोट पत्थर की तरह बिल्कुल शांत था। यह नहीं होना चाहिए था। मैंने सिस्टम हीट मैप देखा। वहां साफ दिखाई दे रहा था कि ढेर सारे वाइट डॉट्स मेरे स्पॉट के आसपास इकट्ठे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, वे हुक के आसपास घूम रहे थे पर मुंह नहीं खोल रहे थे। यह बहुत अजीब था। उधर टोल बूथ में बैठा जैंग दाफू आराम से एसी की हवा खा रहा था। वो मॉनिटर देखकर हल्का मुस्कुराया। उसके होंठों पर ठंडी हंसी उभरी। बेवकूफ, कल मैंने यहां आधा टन फर्टिलाइजर डाला था। पानी का ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर गया है। मछलियां घुट रही हैं। जब फिश फ्लोटिंग करने वाली हों तो तुम्हारा बेट कौन खाएगा? समय बीतता गया और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। आज कहीं खुद की ही बेइज्जती तो नहीं करा बैठूंगा। लाइव स्ट्रीम का माहौल भी बदलने लगा। कमेंट्स उड़ने लगे। स्ट्रीमर आज कुछ करेगा भी? इतनी देर हो गई, एक बाइट तक नहीं आया। योर ऑनर, मामला संदिग्ध लग रहा है। मुझे लगता है पुलिस बुलानी पड़ेगी। यहां फिशी फ्रॉड की स्मेल आ रही है। ये सब देखकर मेरी इज्जत सच में दांव पर लग गई थी। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टम स्किल फुल पावर, जूनियर टॉर्पीडो रिवर क्लियर एक्टिवेट नाउ। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे शरीर से एक अदृश्य लहर पानी के अंदर फैल गई और अगले ही सेकंड चमत्कार हो गया। हीट मैप पर जो वाइट डॉट्स आलस से चक्कर काट रहे थे, वे अचानक बेचैन हो उठे और पागलों की तरह मेरे फिशिंग स्पॉट की तरफ दौड़ पड़े। जो पानी अभी तक शांत था, वो अचानक उबलते हुए पानी की तरह खौलने लगा। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने फिशिंग रॉड कसकर पकड़ी और लाइव स्ट्रीम में चिल्लाया, आ गए। ठीक है ब्रदर्स, ध्यान से देखो, मछलियां होल में आ गई हैं। लाइव स्ट्रीम वाले भी पानी में अचानक हुए बदलाव को देख चुके थे। कमेंट्स पागलों की तरह उड़ने लगे। होली क्रैप, ये क्या हो रहा है? पानी अचानक क्यों फट पड़ा? क्या आज फुल स्कोर होने वाला है? लेकिन मामला मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा अजीब दिशा में जा रहा था। मछलियां आई जरूर थीं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बेट के लिए आई थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैन क्लब अपने आइडल से मिलने आ गया हो। वे पागलों की तरह मेरे फ्लोट से रगड़ खा रही थीं, फिशिंग लाइन के साथ साथ घूम रही थीं। कुछ तो पानी से बाहर छलांग भी लगा रही थीं, जैसे सीधे किनारे पर चढ़ना चाहती हों। धप, 2 पाउंड से भी ज्यादा भारी एक ब्रीम मछली मेरे पैरों के पास आ गिरी। कीचड़ में तड़पते हुए उसका मुंह खुल बंद हो रहा था, जैसे वो चिल्ला रही हो, भाई मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं वहीं जम गया। लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स भी पूरी तरह स्तब्ध थे। कमेंट्स फट पड़े, ये कौन सी कारी जादू की बेट शॉप है? स्ट्रीमर, तूने पानी में क्या मिलाया? ये मछलियां अचानक पागल क्यों हो गई? क्या ये लेजेंडरी फिश अपोकलिप्स है? उधर जैंग दाफू का चेहरा भी बदल चुका था। डर के मारे उसके हाथ से सनफ्लावर सीड्स तक गिर गए। वो कई सालों से फिशिंग स्पॉट चला रहा था। उसने एक्सपर्ट्स भी देखे थे, नूब्स भी देखे थे, लेकिन मछलियों को खुद पानी से बाहर कूदते कभी नहीं देखा था। लेकिन इस समय मैं खुश नहीं था। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ चुका था। इतनी सारी मछलियां मेरे चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन एक भी हुक नहीं निकल रही थी। मैंने रॉड उठाई और सिर्फ एक स्केल निकल कर आई। मैं गुस्से में दांत पीसने लगा। धत तेरी की, सिर्फ रगड़ क्यों खा रही हो? सीधा काट क्यों नहीं लेती? जब मैं इन पागल फैन से निपटने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी नजर अचानक हीट मैप पर गई।
घने वाइट डॉट्स के बीच एक पहचाना रेड डॉट चमक उठा, सीधे मेरे नीचे। और उस रेड डॉट से रिपल जैसी लाइट वेव्स बाहर निकल रही थी, जैसे साउंड वेव्स फैल रही हों। मेरा दिल धक से रह गया। रेड डॉट, फिर से रेड डॉट। मुझे पहले से पता था। सिस्टम मुझे चैन से फिशिंग नहीं करने देगा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। मैंने दूर खड़े जांग दाफू की तरफ देखा और चिल्लाया, बॉस जैंग, तुम्हारी फिश में कुछ गड़बड़ है क्या? ये नीचे क्यों नहीं जा रही? इस समय तक जांग दाफू मेरे पीछे आ चुका था। वो भी तालाब को शक भरी नजरों से देख रहा था। मेरी बात सुनकर उसने गर्दन आगे बढ़ा ली और बोला, आज मौसम गर्म है, एयर प्रेशर कम है, फिश का ऊपर रहना सामान्य है। फिर उसने होंठ टेढ़े किए, तुम्हारी टेक्निक खराब है, फिश को दोष क्यों दे रहे हो? सीधे बोलो, तुम ही बेकार हो। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और पानी के नीचे चमकते रेड डॉट को देखते हुए कैमरा की तरफ मुस्कुराया। ठीक है ब्रदर्स, बॉस जैंग कह रहे हैं मेरी टेक्निक खराब है, तो चलो आज अलग फिशिंग मेथड ट्राई करते हैं। इतना कहकर मैंने सबके सामने लाइन बदलनी शुरू कर दी। इस बार मैंने मोटी हैवी ड्यूटी 2.0 डेमा लाइन लगाई, जितनी शू लेस होती है, और उसके साथ लगाया ट्रेबल हुक। हालांकि फिश एफिनिटी स्किल थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन आज तक रेड डॉट ने मुझे धोखा नहीं दिया था। जांग दाफू मेरी लाइन देखकर घबरा गया। उसकी पलकें तेजी से फड़कने लगी। अरे अरे अरे, तू कर क्या रहा है? ये ट्रेबल हुक है, ऐसी चीज से कौन फिशिंग करता है? मैं धीरे से खड़ा हुआ, कंधे घुमाए, और मेरी नजर पानी के नीचे उस रेड डॉट पर टिक गई। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि मैं फिशिंग करने वाला हूं? अब देखो। अगले ही पल जैसे कोई ग्रेनेड फेंक रहा हो, मैंने निशाना साधा और एंकर हुक सीधे रेड डॉट की तरफ दे मारा। छपाक! ट्रेबल हुक सीधे पानी के तल में धंस गया। मैंने तुरंत रॉड नहीं खींची, बल्कि सिस्टम मैप देखकर धीरे धीरे उसे घसीटना शुरू किया। थोड़ा और, जैसे पानी के नीचे का टेरेन महसूस कर रहा हूं। फिर अचानक टक! कुछ कठोर चीज से टकराने का एहसास हुआ। वो एहसास मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। मैं दहाड़ा, बाहर निकल! मेरी आवाज सुनकर आसपास के सारे फिशरमैन चौंक गए। सब ने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं पैरों को मजबूती से जमाकर खड़ा था। रॉड अपने लिमिट तक झुक चुकी थी। मैंने ड्रैगन फिशिंग पोल को पूरी ताकत से ऊपर खींचा। अगर पहले हुक सेट करना धनुष चलाने जैसा था, तो इस बार ऐसा था जैसे कोई विशाल लोहे का तार खींच रहा हूं। फिशिंग लाइन के पानी चीरने की डरावनी आवाज पूरे फिशिंग स्पॉट में गूंज उठी। नीचे जो भी था वो बेहद भारी था। मैं उसे बाहर खींचना तो दूर, खुद लगभग गिर पड़ा। उधर जांग दाफू ने राहत की सांस ली, फिर उछल उछलकर चिल्लाने लगा, फंस गया, पक्का फंस गया। शैन सुन ले, अगर लाइन टूट गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। लाइव स्ट्रीम में भी हड़कंप मच गया। कमेंट्स की बारिश शुरू। ये फिशिंग कम और टग ऑफ वॉर ज्यादा लग रही है। अब टूटेगी लाइन, ड्राई फ्राई मूव देखने को मिलेगा। कहीं कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं? लेकिन तभी मैंने महसूस किया नीचे की चीज हिल रही थी, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत तेज फ्रीक्वेंसी वाली हल्की कंपन कर रही थी, जैसे पानी के नीचे कोई इलेक्ट्रिक मोटर चालू हो। मैंने दांत भींच लिए, माथे की नसें बाहर निकल आईं और बेसिक फिजिक इन्हेंसर से बदला हुआ मेरा शरीर पूरी ताकत से फटने को तैयार था। उसी पल अचानक जबरदस्त ताकत फटकर बाहर निकली। आजा, ऊपर निकल! गंदले पानी की तेज लहर के साथ कीचड़, उलझी हुई जंगली घास और फिशिंग नेट का एक बड़ा गुच्छा ऊपर उछला। मैंने पूरे जोर से नीचे पड़े उस बड़े माल को खींचकर बाहर निकाल लिया। सभी लोगों ने देखा कि वो एक आयताकार काला डिब्बा था, जो देखने में किसी बड़े स्पीकर जैसा लग रहा था। उससे एक लंबी वाटरप्रूफ केबल जुड़ी हुई थी, जो तालाब के दूसरे तरफ तक जा रही थी। जैसे ही मैनेजमेंट हाउस की तरफ से जुड़ी वो चीज पानी से बाहर निकली, पहले जो कान चीर देने वाली भनभनाहट और तीखी इलेक्ट्रिक आवाज आ रही थी, वो अब साफ सुनाई देने लगी। किनारे पर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों के पर्दों में सुई घुसा दी हो। साथ ही एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और बेचैनी भी महसूस होने लगी। जो मछलियां अभी तक मेरे आसपास घूम रही थी, जैसे ही वो चीज पानी से बाहर निकली, वो बुरी तरह डर गई। छींटे उड़ाती हुई वो हर दिशा में भागने लगी और पागलों की तरह किनारे से टकराने लगी। कुछ तो उल्टा पेट ऊपर करके तैरने लगी। एक पल के लिए सभी मछुआरों ने अपनी फिशिंग रॉड नीचे रख दी और उस काले डिब्बे को घूरने लगे। एक बूढ़े मछुआरे ने अपने रीडिंग ग्लास उतारे और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये आखिर है क्या चीज? मैंने ठंडी हंसी छोड़ी और धड़ाम से वो चीज जांग दाओ के पैरों के सामने फेंक दी। मिस्टर जैंग, जरा समझाओगे, यही है तुम्हारा लो एयर प्रेशर या मेरी स्किल कमजोर थी? जांग दाओ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने घबराकर तुरंत पावर केबल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही उस पर पैर रख दिया। मैंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसे हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक फिश अट्रैक्टर कहते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वाला किल एवरीथिंग नेट है। ये सुनते ही सभी मछुआरों को समझ में आ गया कि मामला क्या है, और अगले ही पल उनका गुस्सा फट पड़ा। क्या बकवास है! तो इसीलिए मैं, एक रिटायर्ड एयरफोर्स वाला आदमी, यहां एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा था? हरामी कहीं के!
मैं इसे जानता हूं, इसे ऑन करते ही 50 मीटर के अंदर की सारी मछलियों का दिमाग खराब हो जाता है। बेट खाना तो दूर, जिंदा बच जाएं वही बहुत बड़ी बात है। 1 दर्जन गुस्साए मछुआरे लैंडिंग नेट हाथ में लेकर जांग डाफू को घेरने लगे। जांग डाओ के पैर कांप रहे थे। गलतफहमी है, ये गलतफहमी है, ये पहले से पड़ा हुआ था, माफ कर दीजिए, गलती से स्विच ऑन हो गया। भीड़ और भड़क गई। मजाक कर रहा है, इसकी वायरिंग तो बिल्कुल नई लग रही है, रिफंड दो, रिफंड। तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज तेजी से पास आती गई। पता नहीं किसने पुलिस बुला ली थी। पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और अंदर से एक जानी पहचानी लंबी टांग बाहर आई। वो था वोंग जैंग वो। इस बार वो प्लेन क्लोथ्स में था। उसके हाथ में स्टीम्ड बंस का बैग भी था। लग रहा था बेचारे ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था और बीच में ही कॉल आ गई। वोंग जैंग वो की नजर भीड़ पर घूमी और आखिरकार मुझ पर आकर रुक गई। उसने गहरी सांस ली, फिर कनपटियां दबाते हुए बोला, शिन्मो, काम के समय मेरे ऊपर ट्रैकर लगा रखा है क्या? मैं बस आराम से नाश्ता लेने गया था और तुमने फिर नया कांड कर दिया। मैंने तुरंत मासूम चेहरा बनाया और जमीन की तरफ इशारा किया। कैप्टन वोंग, मैं कसम खाता हूं, आपको पता है मैं कई दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया हूं, इसलिए आज खास तौर पर फिश पॉन्ड आया था। किसे पता था कि फिर से ये चीज निकल आएगी? और ये मालिक स्कैम कर रहा था, एक आदमी से 500 ले रहा था। मैं तो पब्लिक सर्विस कर रहा हूं। वोंग जैंग वो ने अभी भी भनभना रहे उस चीटिंग डिवाइस को देखा और हंस पड़ा। हालांकि इस तरह का केस उनकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन जब मामला बड़े फ्रॉड का हो तो नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। उसने हाथ हिलाया। पीछे खड़े कई पुलिस अधिकारी तुरंत आगे बढ़े और जांग डाफू को पकड़ लिया। उधर लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट चुका था। स्क्रीन पर लगातार कमेंट्स बरस रहे थे। लॉर्ड शिन की जय, न्याय मंत्री शिन जिंदाबाद। मामला खत्म करने के बाद वोंग जांग वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, बुरा नहीं बच्चे, 2 दिन नहीं मिले और तुमने क्रिमिनल केसेस से बढ़ाकर इकोनॉमिक क्राइम्स तक पहुंचा दिया। मैंने अपना खाली बैलेंस देखा, फिर मजबूर मुस्कान के साथ बोला, कैप्टन वोंग, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। सच कहूं तो मैं तो बस एक बड़ी क्रैब पकड़ना चाहता था। देखो, आज भी खाली हाथ रह गया। वोंग जैंग वो ने फिश बास्केट की तरफ देखा, फिर किनारे पर तड़पती मछलियों की ओर इशारा करके हंसते हुए बोला, अरे वहां तो एक तो है। मैंने उस मछली को पैर से वापस पानी में धक्का दिया और सिर हिलाया। वो नहीं गिना जाएगा। एक मछुआरे के लिए जमीन से उठाना कैच करना नहीं होता। अगली बार मैं जरूर मछली पकड़ूंगा। इसके बाद वोंग जैंग वो पुलिस गाड़ी के साथ सायरन बजाता हुआ चला गया। उसी समय मेरी आंखों के सामने सिस्टम इंटरफेस फिर चमका। नया मैसेज सामने आ गया। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। धत तरीकी, ये काम तो असली फिशिंग से भी ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। लेकिन अगले ही पल मैंने जोर से सिर हिलाया और इस खतरनाक सोच को दिमाग से निकाल दिया। मैं एक मछुआरा हूं, बाउंटी हंटर नहीं। मैं अपने असली इरादे नहीं भूल सकता। मैंने समय देखा, अभी काफी जल्दी थी, इसलिए मैं अपना खाली फिश बास्केट उठाकर तुरंत दूसरी जगह निकल गया। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक फोटो की वजह से मैं पूरे लिनजैंग शहर के फिशिंग सर्कल में लेजेंड बन चुका था। उस फोटो में मैं अपनी सिग्नेचर बीयू ड्रैगन फिशिंग रॉड पकड़े खड़ा था। पीछे सील किया हुआ फिश पॉन्ड और चमकती पुलिस कारें दिखाई दे रही थीं। फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लेकिन उस लाइन का हर शब्द किसी चाकू की तरह दिल में चुभ रहा था। दोपहर 1 बजे मैं अपना सामान लेकर शहर के पूर्व के हिस्से में बने हैप्पी फिशिंग गार्डन के गेट पर पहुंचा। जब ओल्ड जैन का फिशिंग स्पॉट नकली निकला तो अब किसी असली जगह चलते हैं। सुना था इस जगह का मालिक काफी अच्छा इंसान है। फिशिंग कम्युनिटी में उसकी रेपुटेशन भी अच्छी थी। बस मेरे घर से काफी दूर पड़ता था, इसलिए मैं पहली बार यहां आया था। मैं गेट के पास पहुंचा और फीस पूछने ही वाला था कि अचानक गेटकीपर की आंखें ऐसे फैल गईं जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो घबराकर मुड़ा और अंदर भागते हुए चिल्लाया, बॉस बॉस भागो, यमराज आ गया। उस बूढ़े आदमी को भागते देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। आखिर हुआ क्या था? आधे मिनट से भी कम समय बीता होगा कि अचानक मालिक 2 सिगरेट के पैकेट हाथ में लेकर बाहर दौड़ता हुआ आया और बिना कुछ कहे उन्हें मेरी बाहों में ठूस दिया। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी। भाई, अच्छे लड़के हो तुम। सुनो, अगर चाहो तो कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कोई बात नहीं। मास्टर, मैं यहां बस एक छोटा सा बिजनेस चला रहा हूं, थोड़ा रहम करो। ये 2 पैकेट मेरी तरफ से हैं। क्या आप कहीं और जाकर मछली नहीं पकड़ सकते? मैं एकदम चौंक गया। ऐसी बात नहीं है बॉस, मैं तो बस शांति से मछली पकड़ना चाहता हूं। वो लगभग रोने वाला चेहरा बनाकर बोला,
मास्टर शिन, बात ये नहीं कि मैं आपको मछली पकड़ने नहीं देना चाहता। मुझे बस डर लग रहा है कि अगर आपने यहाँ कांटा फेंका तो कहीं मेरे परदादा की हड्डियां ही बाहर ना निकाल लाएं। मैं इतना बड़ा झटका सह नहीं पाऊंगा। ये कहकर उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। 10 मिनट बाद मैं सड़क किनारे खड़ा था। हाथ में 2 सिगरेट के पैकेट थे और दिमाग पूरी तरह गड़बड़ हो चुका था। ये क्या मुसीबत है? ये तो कमबख्त किसी कर्स जैसा लग रहा है। मैं तो बस आराम से मछली पकड़ना चाहता था। आखिर मैं फिशिंग इंडस्ट्री का पब्लिक एनिमी नंबर 1 कैसे बन गया? फिशिंग स्पॉट में घुस नहीं सकता, जंगली नदी में जाऊं तो बदकिस्मती पीछा करती है। क्या किस्मत में कसम ठाली है इस एयरफोर्स वाले की जिंदगी बर्बाद करने की? तभी जेब में रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने निकाल कर देखा, वो मेरे फिशिंग बडी ओल्ड चुन का वॉइस मैसेज था। जैसे ही मैंने खोला, उधर से जोरदार हंसी सुनाई दी। सुना है लिंग जांग के सारे फिशिंग स्पॉट ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये तो बहुत मजेदार है। मैंने आंखें घुमाई, गुस्से में फोन उठाया और टाइप किया, दफा हो जा। कुछ देर बाद ओल्ड चुन का दूसरा वॉइस मैसेज आया। इतना निराश मत हो, अगर फिश पॉन्ड नहीं जाने दे रहे तो रिजर्वॉयर चले जाओ। हमारे नीचे वाले जिलों में कई बड़े रिजर्वॉयर हैं, जैसे ड्रैगन किंग रिजर्वॉयर, ब्लैक वाटर पॉन्ड और भी बहुत। थोड़ा दूर हैं, लेकिन वहां की मछलियां बड़ी और पूरी वाइल्ड हैं। वहां कोई रोकने वाला भी नहीं। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। सही बात, रिजर्वॉयर इतने बड़े होते हैं कि वहां कोई बॉस नहीं होगा। मैं जैसे चाहूं वैसे फिशिंग कर सकता हूं। लेकिन अगले ही पल एक और समस्या सामने आ गई। बहुत दूर है, हर बार इतना सामान लेकर टैक्सी से आना जाना बेकार होगा। मैंने फोन का बैलेंस देखा और अचानक दिमाग में एक खतरनाक विचार तेजी से बढ़ने लगा। मुझे कार खरीदनी होगी। पक्की बात, सिर्फ कार नहीं, ऐसी कार जो सामान भी ढो सके और तेज भी हो। एक असली फिशिंग एंथुजियास्ट की ऑफ रोड व्हीकल। ये सोचते ही मेरी आंखों में दृढ़ता भर गई। भाड़ में जाए ये पे टू फिश पॉन्ड, अब मैं बड़े रिजर्वॉयर पर कब्जा करूंगा। एक्सपीडिशन मोड इनिशिएटेड, सोचा और तुरंत निकल पड़ा। मैं सीधे कार डीलरशिप पहुंच गया। अपनी पसंद की ऑफ रोड व्हीकल चुनने में मुझे पूरे 10 मिनट लगे। उसके बाद मैंने एक्सीलरेटर दबाया और कार सीधे शोरूम से बाहर निकाल दी। पीछे बस धुआं रह गया और शॉक्ड सेल्स स्टाफ। तभी दिमाग में फिर वही परिचित आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट ने पहली मोटर व्हीकल प्राप्त कर ली है। फिशिंग हीट मैप अपग्रेड हो रहा है। एक्सपीडिशन मोड एक्टिवेटेड। मैप परमिशन अपडेट। करंट स्कैन रेडियस बढ़कर 100 किलोमीटर हो गया है। मेरे सामने वर्चुअल मैप अचानक कई गुना बड़ा होकर फैल गया। मेरा सीना गर्व से भर गया। अब पूरे लिंगजांग शहर के रिजर्वॉयर मेरे साम्राज्य होंगे। ड्रैगन किंग रिजर्वॉयर, मैं आ रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से यह रश आवर था। लिंगजांग शहर से बाहर जाने वाला एक्सप्रेसवे बुरी तरह जाम था। अचानक दाईं लेन से इंजन की कान फाड़ देने वाली आवाज आई। मैंने सिर घुमाकर देखा। पवित्र भगवान, वो एक भारी मॉडिफाइड रैप्टर F-150 थी। उसकी बॉडी मेरी कार से कहीं ज्यादा ऊंची थी। पीछे एक छोटा बेस बोट ट्रेलर भी लगा था। उस सेटअप की कीमत कम से कम लाखों में होगी। तभी रैप्टर की ड्राइवर साइड विंडो नीची हुई। अंदर लाल बालों वाला एक लड़का बैठा था, आंखों पर सनग्लासेस, एक हाथ खिड़की से बाहर, कलाई पर रिचर्ड मिली वॉच। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि उसने भी मुझे देख लिया। अचानक उसने सनग्लासेस उतारे, फिर भूत देखने जैसा चेहरा बनाकर चिल्लाया, हे भगवान, क्या तुम वही शिन्मो हो जो टीचर चन के स्ट्रीम पर हमेशा ब्लैंक हो जाता है? मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने विंडो नीचे की, फिर नाराज होकर कहा, मैं शिन्मो हूं, लेकिन मैं एक मछुआरा हूं। यह सुनते ही वो लड़का पागलों की तरह हंसा। उसने मेरी कार के पीछे रखे फिशिंग गियर की तरफ इशारा किया, फिर बोला, मैंने तुम्हारे 2 स्ट्रीम देखे हैं, एक भी मछली नहीं दिखी। आज फिर स्टेशन पर सामान डिलीवर करने जा रहे हो क्या? मैंने दांत पीस लिए। इस लड़के की जुबान इतनी जहरीली क्यों है? मैं विंडो ऊपर ही करने वाला था कि उसने फिर आवाज लगाई, मेरा नाम श्याओ डुयू है, लिंगजांग बैस क्लब से हूं। बैस फिशिंग करने वाला हर आदमी मुझे जानता है। माननीय महोदय, आज मुकाबला करेंगे। ये नाम सुनते ही मैं थोड़ा गंभीर हो गया। लिंगजांग फिशिंग सर्कल में इसका नाम काफी मशहूर था। एक रिच सेकंड जनरेशन लड़का जो मछलियां कम और महंगे इक्विपमेंट ज्यादा खरीदता था। लोग उसे मजाक में कहते थे, खराब स्टूडेंट जिसके पास स्कूल सप्लाई बहुत हो। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, रहने दो, दिलचस्पी नहीं है। वो मुस्कुराया, ऐसा मत करो, वैसे भी मैं ड्रैगन किंग रिजर्वॉयर जा रहा हूं। सुना है वहां ट्रॉफी क्लास ASP मछलियां हैं, चलो मजा करते हैं। अगर तुम जीत गए तो मेरी कार में रखा ब्रांड न्यू शिमानो ल्यूर सेट तुम्हारा, 30,000 से ज्यादा का है। मैं विंडो ऊपर ही करने वाला था, लेकिन हाथ अचानक रुक गया।
मेरी बाउंड वेव ड्रैगन रॉड अच्छी थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म फिशिंग रॉड थी। मैं हमेशा से हाई एंड ल्योर फिशिंग ट्राई करना चाहता था, लेकिन इक्विपमेंट खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने श्याओ डुयू की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, मुकाबला कैसे होगा? वो हंसा, जिसकी सबसे भारी सिंगल कैच होगी वही जीतेगा। अगर हार गए तो लाइव स्ट्रीम में 3 बार चिल्लाना होगा, ल्योर फिशिंग राजा है, प्लेटफॉर्म फिशिंग बूढ़ों की जिम्नास्टिक है। मैंने अपनी नाक खुजाई। इस अमीर लड़के के ताने सच में बहुत खतरनाक थे। फिर मैंने सिस्टम मैप देखा। ड्रैगन किंग रिजर्वॉयर 50 किलोमीटर दूर, उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा चमकता हुआ स्पॉट दिखाई दे रहा था। वो लाल नहीं था, सफेद भी नहीं, बल्कि आंखें चकाचौंधिया देने वाला शुद्ध सुनहरा रंग था। और वो चीज बहुत तेजी से हिल भी रही थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने दोस्ताना चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, ये शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तुम हार गए तो मम्मी के पास रोने मत भागना। 1 घंटे बाद ड्रैगन किंग रिजर्वॉयर में मिलते हैं। और आखिरकार हम ड्रैगन किंग रिजर्वॉयर पहुंच गए। 1 घंटे बाद यह लिंगजैंग के सबसे बड़े वाटर सोर्सेज में से एक था। पानी का इलाका बेहद विशाल था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पानी की सतह पर बिखर रही थी, जिससे पूरा दृश्य किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन उस नज़ारे का आनंद लेने का नहीं था, क्योंकि इस वक्त जियाडू अपनी बेहद महंगी दिखने वाली इन्फ्लेटेबल ल्योर बोट पर खड़ा होकर पागलों की तरह शो ऑफ कर रहा था। देख रहे हो, ये इसे कहते हैं बेट कास्टिंग रील, और इसे कहते हैं लॉन्ग कास्टिंग, और यह है फिश फाइंडर। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। लोगों की जिंदगी बदल रही है। मैं किनारे की कीचड़ भरी जमीन पर चुपचाप खड़ा रहा और बिना कुछ कहे अपनी बाउंड वेव ड्रैगन फिशिंग रॉड बाहर निकाली। दोनों की लाइव स्ट्रीम पहले से ही पीके मोड में जा चुकी थी। जियाडू भी एक स्ट्रीमर था। जैसे ही दोनों कनेक्ट हुए, लाइव चैट तुरंत एक्सप्लोड हो गया। रिच किड बना मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है। छोड़ो भी, मिनिस्टर के पास मेटाफिजिकल पावर्स हैं, जीत तो उसी की होगी। मैं तो इस पर स्पाइसी स्ट्रिप्स का पूरा पैकेट लगा दूंगा। मेरा दाव है मिनिस्टर आज फिर कोई वाटर घोस्ट पकड़कर निकालेगा। कुछ ही देर में दोनों की कंपटीशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। मानना पड़ेगा, सुपर पावर्स सच में बहुत काम की चीज हैं। हालांकि जियाडो की टेक्निक बस एवरेज थी, लेकिन उसने स्पॉट बहुत बढ़िया चुना था। डीप वाटर स्ट्रक्चर जोन में 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि 1 पाउंड से थोड़ी भारी येलो टेल कैटफिश पानी से बाहर खींच ली गई थी। मिल गई। मास्टर शिन, आपकी तरफ क्या सीन चल रहा है? अभी भी मिट्टी से खेल रहे हो क्या? कैमरे की तरफ देखकर जियाडू ताना मार रहा था, लेकिन मैंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरी नजरें सीधे सिस्टम इंटरफेस पर टिकी हुई थी, रिजर्वॉयर के बीचों बीच तेजी से तैरते उस गोल्डन डॉट पर। यह कंफर्म करने के बाद मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम बिगिनर फिश अफिनिटी एक्टिवेट करो। अगले ही पल अदृश्य वेव्स चारों तरफ फैल गईं, लेकिन इस बार ब्लैक पिट जैसी चारों दिशाओं वाली मैसिव कोलिजन नहीं हुई। मेरा अंदाजा था कि रिजर्वॉयर बहुत बड़ा था और वो गोल्डन डॉट मुझसे कम से कम 200 मीटर दूर था। बिगिनर फिश अफिनिटी साफ तौर पर काफी नहीं थी। तभी मैंने देखा कि जियाडू ने एक और मछली पकड़ ली। मैंने दांत भींचे और तुरंत फैसला कर लिया। मैंने सिस्टम शॉप में 100 पॉइंट्स खर्च किए और एक गॉड टियर ग्राउंड बेट खरीद लिया। बेट स्पून उठाकर मैंने पूरी ताकत से एक के बाद एक स्पून गहरे पानी की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। ये देखकर जियाडू ने सिर हिलाया। ये बेवकूफ है क्या? प्लेटफॉर्म फिशिंग में इतनी दूर ग्राउंड बेट फेंक रहा है? क्या ये सीधे मछलियों को खाना खिलाने आया है? मैंने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी, बस इंतजार करता रहा। 5 मिनट बाद वो गोल्डन डॉट अचानक रुक गया। फिर अगले ही पल उसने दिशा बदल ली और मेरी तरफ बिजली जैसी स्पीड से चार्ज कर दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे सुनहरी ट्रेल तक बन गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गोल्डन डॉट्स रेयर ट्रेजर्स के संकेत देते थे। इतनी बड़ी चीज, क्या ये वही लेजेंडरी 100 गोल्डफिश किंग हो सकता है? मैं अभी यही सोच रहा था कि वो गोल्डन डॉट मेरे सामने 10 मीटर वाले एरिया में पहुंच चुका था। मैंने बिना हिचकिचाए अपनी लाइन कास्ट कर दी। मुश्किल से 1 सेकंड बीता होगा कि फ्लोट अचानक डरावनी स्पीड से पानी के नीचे गायब हो गया। यहां तक कि मेरे हाथ में पकड़ी रिपल ड्रैगन रॉड भी जोर से नीचे झुक गई। रॉड टिप सीधे पानी के अंदर घुस गई। ड्रोन वाली घटना से भी 10 गुना ज्यादा भयानक फोर्स रॉड के जरिए मेरे हाथों तक पहुंच रही थी। मैं तुझे बाहर निकाल कर रहूंगा। मैं दोनों हाथों से रॉड उठाते हुए दहाड़ा। तभी चटाक, विशेष रूप से बनाई गई 5.0 दैया मेन लाइन से दर्द भरी आवाज निकली, मानो वो अपनी लिमिट पर पहुंच गई हो।
अगले ही पल पानी की सतह फट गई। डूबते सूरज की रोशनी में एक विशाल सुनहरी टेल पानी पर जोर से आकर पड़ी और चारों तरफ स्प्रे उड़ गया। जियाडू और गिंडा ने अपनी फिशिंग रॉड गिरा दी। वे उफनते पानी की तरफ उंगली दिखाकर चीख पड़े, होली क्रैप, ये आखिर चीज क्या है? डूबते सूरज की लालिमा में उस गोल्डन ड्रैगन जैसी विशाल टेल पर मानो होली लाइट चमक रही थी। फिर उसने पानी पर जोरदार प्रहार किया और दोबारा गहराइयों में गायब हो गई। उठती वेव्स ने लगभग जियाडू की छोटी बोट पलट ही दी थी। मैंने फिशिंग रॉड को कसकर पकड़ा हुआ था, पानी के नीचे से आती उस भयानक फोर्स को महसूस करते हुए। मेरे चेहरे पर खुशी से ज्यादा दर्द दिखाई दे रहा था। लेकिन सामने चमकते गोल्डन डॉट को देखते ही मेरी आंखों का लालच अपनी सीमा तक पहुंच गया। चाहे तू ड्रैगन हो या वर्म, एक बार मेरा बेट खा लिया तो अब तू मेरा है। मैं तुझे एक एक इंच करके बाहर खींचूंगा। रिजर्वॉयर के किनारे इंसान और मछली के बीच एक एपिक बैटल शुरू होने वाली थी। लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह एक्सप्लोड होने वाला था। सब लोग खड़े हो जाओ, मिरेकल देखने का समय आ गया है। अगर ग्वांग कॉन्ग का पानी चीरने वाला साउंड किसी मॉन्स्टर का नहीं निकला तो मैं सेज एस्टरिस्क खा जाऊंगा। मिनिस्टर शांगशु महान है, अमीर लड़कों को दिखा दो कि रियल पावर से मिरेकल कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास चैट देखने का बिल्कुल समय नहीं था। मेरी दोनों बाहें ऐसे लग रही थीं जैसे उनमें सीसा भर दिया गया हो। दर्द और थकान से हालत खराब थी, लेकिन मेरे अंदर की खुशी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। ये जिंदा है, पक्का जिंदा है। मेरे हाथों में पकड़ी फिशिंग रॉड के जरिए मैं साफ महसूस कर सकता था कि पानी के नीचे जो भी था वो पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। पानी के नीचे से आ रही ताकत को फिगर 8 रीलिंग टेक्निक से कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए मैं अचानक हंस पड़ा। शाओ, अब तुम्हारा गेम ओवर है। ये कम से कम 50 एलबीज तो होगा। तुम्हारी वो छोटी व्हाइट क्रैपी इसकी दांतों की दरार भी नहीं भर पाएगी। शाओ दू का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने जिद्दी अंदाज में कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो। ध्यान रखना कहीं किनारे तक आने से पहले लाइन टूट ना जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं हंस पड़ा। लाइन टूटना मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना कहने के बाद मैंने सिस्टम मैप की तरफ देखा। गोल्डन डॉट लगातार करीब आता जा रहा था। मेरी आंखें चमक उठीं। एक और क्लासिक, और वो भी जिंदा। ये जरूर कोई लेजेंडरी मॉन्स्टर होगा। क्या मैं अपनी पुरानी एयरफोर्स वॉशआउट वाली बेइज्जती मिटा पाऊंगा? सब कुछ इसी एक पुल पर निर्भर था। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। करीब आधे घंटे तक चली इस डेडलॉक के बाद मुझे महसूस हुआ कि पानी के नीचे वाला बड़ा मॉन्स्टर भी अब थकने लगा था। उसकी छटपटाहट कमजोर पड़ने लगी। मैंने मौका देखा और अचानक पूरी ताकत से पीछे झटका मारा। बाहर निकल, मैं जोर से चिल्लाया। अचानक सूश, पानी की सतह फट गई। एक विशाल काली शैडो जबरदस्ती पानी से बाहर खींच ली गई। सबसे पहले मेरी नजर उसकी चपटी और मोटी पेल पर पड़ी, फिर उसका चौड़ा सपाट शरीर दिखाई दिया। अगर ध्यान से ना देखते तो वो किसी बहती लकड़ी या विशाल कैटफिश जैसा लगता। जाओ दुयू चीख पड़ा, होली क्रैप, इतनी बड़ी कैटफिश! उसका सिर तो वॉश बेसिन जितना बड़ा है। लेकिन अगले ही सेकंड शाओ दू और लाइव स्ट्रीम में मौजूद हर इंसान पूरी तरह जम गया, क्योंकि जिस चीज को मैं किनारे तक घसीट कर लाया था वो मछली की तरह तड़प नहीं रही थी। उसने अपने 4 छोटे मोटे पैरों को बाहर निकाला, फिर 2 बार अजीब तरीके से जमीन पर रेंगी। हाँ, रेंगी। फिर उसने अपना बेहद बड़ा मुंह खोला और एक ऐसी आवाज निकाली कि मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। वो आवाज बिल्कुल किसी रोते हुए बच्चे जैसी थी। वाह वाह! मैं पूरी तरह पत्थर बन गया। अपनी जगह पर जमे हुए उस काली चिपचिपी 4 पैरों वाली चीज को घूरता रह गया। मेरे चेहरे पर जो खुशी थी वो धीरे धीरे टूटकर बिखर गई। उसकी जगह एक ऐसी फीलिंग ने ले ली जिसमें रोने का मन हो लेकिन रोने की हिम्मत भी ना हो। नाव पर खड़ा शाओ दू इतना डर गया कि लगभग पानी में ही गिरने वाला था। उसने कांपते हाथ से उस चीज की तरफ इशारा किया। भाई, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? ये आखिर है क्या? कोई वाटर घोस्ट? क्या ये सचमुच जिंदा होकर सोचने लगा? लाइव स्ट्रीम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई, फिर कमेंट्स एक्सप्लोड हो गए। ये आखिर चीज क्या है? मुझे तो जाइंट सैलामेंडर लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा जाइंट सैलामेंडर कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो, ये चाइनीज जाइंट सैलामेंडर है और वाइल्ड भी। इतना बड़ा तो कम से कम 50 एलबीज होगा। बाकी सब छोड़ो, उसकी आवाज सुनकर तो मेरी जान निकल गई। इस वक्त मेरी हालत भी ब्रेक डाउन होने वाली थी। मेरे सामने वो विशाल चाइनीज सैलामेंडर छोटी छोटी आंखें झपका रहा था और लगातार रोए जा रहा था। मेरे दिमाग में एक साथ 10,000 ग्रास मड हॉर्सेस दौड़ पड़े। मैं तो बस एक फिश पकड़ना चाहता था। जमीन पर पड़ा जाइंट सैलामेंडर जैसे मेरी सोच समझ गया। वो और जोर जोर से रोने लगा। आवाज इतनी दुखी थी जैसे उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हुआ हो। मैं डर के मारे कांप उठा और फिशिंग रॉड दूर फेंक दी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाया, भाइयों, कसम से मैं तो बस स्मॉल माउथ फिश पकड़ना चाहता था। ये खुद हुक निकल गया। ये मुझे स्कैम कर रहा है।
अब तक शाओदू भी बोट लेकर किनारे पहुंच चुका था, लेकिन वो बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। दूर से उस विशाल सैलामेंडर को देखते हुए उसकी आंखों में श्रद्धा भर गई। ओ माय गॉड, मैं मान गया। इतने सालों से ल्योर फिशिंग कर रहा हूं, लोगों को स्पाइसी स्टिक्स पकड़ते देखा है, बर्ड्स पकड़ते देखा है, टर्टल्स तक पकड़ते देखा है, लेकिन फिशिंग रॉड से लगभग 50 LBs का सैलामेंडर पकड़ना ये पहली बार देख रहा हूं। ये राउंड में हार गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पूरी ईमानदारी थी, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं वहीं फट जाऊं। बकवास बंद करो, जल्दी कोई सोल्यूशन सोचो। इस चीज का आप करें क्या? मैं अंदर नहीं जाना चाहता। मेरे दिमाग में लगातार वैंग जैंग वो की बातें गूंज रही थीं। वो मुझे वापस स्टेशन ले जाकर चाय पिलाने वाला था। मैंने कोई क्रीचर नहीं पकड़ा था, मैंने सीधे जेल का 1 वे टिकट पकड़ लिया था। शायद अब सीधा हार्ड टाइम करना पड़ेगा। मैंने अपने माथे को रगड़ा, फिर जायंट सैलामेंडर से लगभग 2 मीटर दूर बैठ गया। मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई पोस्टमार्टम एम्प्रेस की सेवा कर रहा हो। मैं हुक निकालना चाहता था, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। इस चीज की बाइट फोर्स बहुत खतरनाक थी, और सबसे बड़ी बात, मुझे डर था कि कहीं गलती से इसे चोट न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो अंडरवेयर बेचने पर भी नुकसान नहीं भर पाता। सैलामेंडर की छोटी मोटी टांगें कभी कभी हिल जाती थीं, फिर वो 2 बार रो देता और हर बार मेरा दिल उछल जाता। दादाजी, प्लीज रोना बंद करो। अगर ऐसे रोते रहे तो वुल्व्स आ जाएंगे, या उससे भी बुरा पुलिस आ जाएगी। इतना बोलते बोलते मैं अचानक रुक गया, फिर पीछे मुड़कर अब भी चल रही लाइव स्ट्रीम की तरफ देखा। आखिरकार हार मानकर मैंने इमरजेंसी नंबर डायल किया। हेलो ऑफिसर, मुझे मदद चाहिए। क्या मुझे फॉरेस्ट्री ब्यूरो या एनिमल प्रोटेक्शन सेंटर से जोड़ सकते हैं? मैंने फिर एक प्रोटेक्टेड एनिमल पकड़ लिया है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा। फिर ऑपरेटर ने हिचकते हुए पूछा, क्या आप मिस्टर शिन्मो, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं? मैंने माथा पकड़ा। चेहरे पर हार मान लेने वाली मुस्कान आ गई। हां, मैं ही हूं। मैं अभी ड्रैगन रिजर्वॉयर पर हूं। मैंने लगभग 50 पाउंड्स का वाइल्ड चाइनीज जायंट सैलामेंडर पकड़ लिया है। जिंदा है और रो भी रहा है। जल्दी आइए, मुझे डर है ये डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। फोन कट गया। मुझे लगा मेरी पूरी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। फिर मैंने देखा बगल में खड़ा शाओडू पानी की बोतल से सैलामेंडर पर पानी डाल रहा था और लगातार क्लिक कर रहा था। वो सैलामेंडर पर पानी डालते हुए जीभ चटकाकर हैरानी से बोला, ब्रदर मो, ये चीज इतनी बड़ी आखिर हुई कैसे? इसे तो एक बर्तन में पकाना भी मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए तो मैं इतना डर गया कि तुरंत दौड़कर शाओडू का मुंह बंद कर दिया। अगर जेल जाना है तो अकेले जाओ, मुझे अपने साथ मत घसीटो। इस चीज के शरीर का हर एक पाउंड एक जेल की सजा है। अगर इसे एक बर्तन में पकाया तो जिंदगी भर जेल में सिर्फ पत्ता गोभी और पोर्क खाते रहोगे। लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स तो वैसे भी केओस के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पूरा चैट पागलों की तरह हंसने लगा। शाओ तो पूरा आउटलॉ निकला। अगर ये सच में इसका सूप बना देता तो जेल में बैठकर आंसू बहाते हुए गाने गा रहा होता। कैप्टन वोंग बैटलफील्ड से सिर्फ 5 सेकंड दूर हैं, और जैसे ही किसी ने उसका नाम लिया मेरा फोन सचमुच बज उठा। कॉलर आईडी पर नाम देखकर मेरी आत्मा कांप गई। वोंग जैंग वोंग, वही गारंटर। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी मजाकी आवाज आई, वाह 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 शिन्मो, मैं तो ओवरटाइम करते हुए आराम से इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। फिर डिस्पैच ने बताया कि तुम फिर मुसीबत खड़ी कर बैठे हो। सुना है इस बार फिश नहीं पकड़ी, सीधे रोता हुआ बच्चा पकड़ लिया। मेरा चेहरा पूरी तरह रोने लायक हो चुका था। मैंने तुरंत सफाई दी, कैप्टन वोंग मजाक मत उड़ाइए, मैंने जानबूझकर नहीं पकड़ा, वो खुद बेट खाने आया था, मुझे फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ से हंसी आई। ठीक है, चिल्लाना बंद करो। फॉरेस्ट्री ब्यूरो से ओल्ड लू अपनी टीम लेकर निकल चुका है। मैं भी तमाशा देखने आ रहा हूं। जहां हो वहीं रहना और उस चीज का ध्यान रखना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और फोन रख दिया। करीब 40 मिनट बाद कई पिकअप ट्रक्स उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते से उछलती हुई वहां पहुंची। उन पर बड़े अक्षरों में लिखा था फॉरेस्ट्री सिक्योरिटी। उनकी हेडलाइट्स ने रात के अंधेरे को चीर दिया और साथ ही मेरे उस चेहरे को भी रोशन कर दिया जिसमें जीने की इच्छा लगभग खत्म हो चुकी थी। वोंग जैंग वोंग सच में आ गया था। गाड़ी से उतरते ही वो सीधे मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर कुछ सेकंड खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार फूट पड़ा। जोरदार हंसी। मेरे चेहरे पर नाराजगी देखकर उसने तुरंत कहा, सॉरी, लेकिन ये सीन बहुत खूबसूरत है। इतने सारे फिशरमैन में से तुमने एक कास्ट में इसे कैसे हुक कर लिया? उधर कई एक्सपर्ट सफेद कोट पहनकर जायंट सैलेमेंडर को बड़े ध्यान से एक स्पेशल टैंक में रख रहे थे। उनका लीडर ओल्ड लू इतना एक्साइटेड था कि उसकी दाढ़ी तक कांप रही थी।
प्राइम क्वालिटी, सचमुच प्राइम क्वालिटी। ये तो हमारे लिंगजैंग सिटी में अब तक मिला सबसे बड़ा वाइल्ड चाइनीज जायंट सैलेमेंडर है और इसके साइज के हिसाब से कम 50-60 साल पुराना होगा। ये तो छोटा ओल्ड टाइमर है। इतना कहकर वो मेरी तरफ मुड़ा और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। यंग मैन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकल एक्वेटिक इकोसिस्टम की रिसर्च के लिए इसकी वैल्यू मापी नहीं जा सकती। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने अजीब सी मुस्कान दी, फिर थोड़ा हिचकिचा कर पूछा। इसके मुंह में हुक लग गया था। मुझे नहीं पता चोट कितनी गंभीर है और क्या इसे वापस ड्रैगन रिजर्वायर में छोड़ा जा सकेगा। ओल्ड लू मुस्कुराया। चिंता मत करो, हुक किसी वाइटल जगह नहीं लगा। हम वापस जाकर डिसइंफेक्ट करेंगे, कुछ दिन केयर करेंगे, फिर इसे वापस छोड़ देंगे। ये सुनकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। तभी ओल्ड लू ने पीछे हाथ हिलाया। उसकी टीम तुरंत ट्रक की तरफ भागी। फिर कुछ देर बाद एक बैनर और रेड एनवलप लेकर वापस आई। ओल्ड लू ने दोनों चीजें मुझे पकड़ा दी। ये फॉरेस्ट्री ब्यूरो की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, 2000 कैश। ज्यादा नहीं, लेकिन ये हमारा सम्मान है। उम्मीद है मिस्टर लिन आगे भी प्रॉब्लम्स मिलने पर रिपोर्ट करते रहेंगे। बैनर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इंटरनेट एंटरटेनमेंट एनवॉय इकोलॉजिकल गार्डियन। उसे देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ देर बाद एक्सपर्ट्स ने वाटर टैंक को सावधानी से ट्रक में रख दिया। वो डिवाइन बीस्ट जो काफी देर से रो रहा था, जाने से पहले एक बार पलटकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आया, वो मुझे धन्यवाद दे रहा था या मेरी एयरफोर्स लक का मजाक उड़ा रहा था। आखिरकार पूरा माहौल शांत हो गया। तभी शाओडू ने अपनी रैप्टर की ट्रंक खोली और उसमें से एक एलॉय बॉक्स बाहर निकाला। ब्रदर मो, मैं अपना बेट निभाता हूं। ये शिमानो की लेटेस्ट स्पिनिंग रील और ल्योर रॉड है। कुल कीमत 38,000। अब ये आपकी है। मैं बॉक्स को घूरता रह गया, फिर उसकी तरफ देखा, हाथ रगड़ते हुए बोला, तुम सच में दे रहे हो? ये कुछ ज्यादा कीमती नहीं है। शाओडू तुरंत बोला, ब्रदर मो, आपको लेना पड़ेगा। मैं आगे भी आपके पीछे चलना चाहता हूं। और कुछ नहीं चाहिए, बस अगली बार अगर ड्रैगन या फीनिक्स पकड़ो तो मुझे छूने देना। मैंने हाथ में पकड़े उस टॉप टियर गियर सेट की तरफ देखा, फिर बगल की खाली फिश बास्केट की तरफ। आखिर में बस आसमान की तरफ देखकर आह भरी। मुझे तो बस फिश सूप पीना था। इतना मुश्किल क्यों है? वापसी के रास्ते में मेरा मूड अजीब था, दर्द भी, खुशी भी। आज बहुत खतरनाक दिन था, लेकिन रिवॉर्ड भी कम नहीं मिला। सीधे मुफ्त के 2000 पॉइंट्स, ऊपर से 30,000 से ज्यादा का टॉप टियर गियर सेट। और शाओडू लगातार मुझे मास्टर बुला रहा था। उसने मुझे लिंगजैंग चैंपियन फिशिंग ग्रुप में भी ऐड कर दिया, यहां तक कि सबने अंदर भी ले लिया। मैं बड़बड़ाया, अब उन छोटे शहर वालों को भी दिखेगा। लेकिन दर्द वाली बात अभी बाकी थी। आज भी फिश बास्केट खाली थी। मैं गाड़ी चलाते हुए गुस्से से बड़बड़ाया, धत तेरी की सिस्टम, मैं मानने वाला नहीं। अगली बार ऐसी जगह जाऊंगा जहां भूत भी नहीं जाते, फिर देखता हूं सिस्टम क्या कर लेता है। जब अपार्टमेंट पहुंचा तब आधी रात पार हो चुकी थी। नहाने के बाद मैं सोफा पर लेट गया और सिस्टम एक्टिवेट किया। आज वाइल्ड स्लीपर जायंट सैलामेंडर पकड़ा। रिवॉर्ड 1000 पॉइंट्स। अब टोटल 3500 पॉइंट्स हैं। मैंने पॉइंट स्टोर खोल दिया। मैं सोच रहा था कि क्या पॉइंट स्टोर में ऐसा कोई मैजिक आइटम होगा जो मेरी स्कंक कर्स तोड़ सके, लेकिन तभी मेरी नजर टुडे स्पेशल सेक्शन पर गई। वहां एक नया आइकन हल्की चमक के साथ ब्लिंक कर रहा था, अल्टीमेट आई ऑफ इनसाइट ट्रायल वर्जन। कीमत 500 पॉइंट्स। एक बार इस्तेमाल करने पर यूजर की आंखें पानी के अंदर 10 मीटर गहराई तक सब कुछ साफ देख सकती हैं। ड्यूरेशन 10 मिनट। सिस्टम इंटरफेस पर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मैं अचानक सोफे से उठकर बैठ गया। ये तो सीधा सीधा वॉल हैक है। पहले फिशिंग पूरी तरह अंदाजे पर चलती थी, लेकिन अगर ये चीज हो तो क्या मैं सीधे पानी के नीचे मछलियों की हरकतें नहीं देख सकता? चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए हो। फिश नेस्ट ढूंढने के लिए इतना काफी था। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए 500 पॉइंट्स खर्च कर दिए और ट्रायल खरीद लिया। अगली बार मैं चांडाओ लेक जाऊंगा। कहते हैं वहां इतनी फिश हैं कि उनके ऊपर चलकर पानी पार किया जा सकता है। मैं मानने को तैयार नहीं था कि मैं अपनी आंखों से फिश को हुक निगलते देखूं और फिर अंत में कोई रॉटन टीचर पकड़ लूं। ये सोचकर मैं खुशी से मुस्कुराया। मैं फोन बंद करके सोने ही वाला था, तभी एक लोकल न्यूज नोटिफिकेशन पर नजर पड़ी। लिंगजैंग एक्सप्रेस न्यूज। हाल की भारी बारिश के कारण अपस्ट्रीम वाटर लेवल बढ़ गया है। डाउनस्ट्रीम के ब्रोकन सोल बे क्षेत्र में बड़ी संख्या में अज्ञात तैरती वस्तुएं देखी जा रही हैं। अफवाहों के अनुसार लगभग 100 साल पहले यहीं एक मर्चेंट शिप डूबी थी जो गवर्नमेंट सिल्वर ले जा रही थी। फिलहाल बड़ी संख्या में ट्रेजर हंटर्स वहां संकन सिल्वर खोजने पहुंच रहे हैं।
मैंने तुरंत सिस्टम का एक्सपीडिशन मोड खोल दिया। मैप देखते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ब्रोकन सूल बे की रिवर चैनल पर एक रेड स्पॉट चमक रहा था, लेकिन उसके अंदर हल्की ब्लैक ऑरा भी थी और उसके आसपास कई गोल्डन लाइट स्पॉट्स घने रूप से फैले हुए थे। रेड स्पॉट, गोल्डन स्पॉट्स, रेड स्पॉट, गोल्डन स्पॉट्स। इसका मतलब क्या था? क्या डेंजर और अपॉर्चुनिटी साथ आते हैं? पुरानी लाशें और रिवर बेड ट्रेजर? मैंने धीरे से लार निगली। बहुत लालच हो रहा था, लेकिन रीजन कह रहा था अगर वहां गया तो शायद फिर से वोंग जैंग वो से मुलाकात हो जाएगी। काफी देर सोचने के बाद मैंने ठोड़ी रगड़ी। एक बार ट्राई करूं? वैसे भी मेरे पास आई ऑफ इनसाइट है। पहले नीचे झांक लूंगा। अगर ओल्ड कॉप्स हुआ तो भाग जाऊंगा और अगर ट्रेजर हुआ तो उठा लूंगा। अगले दिन मैं दोपहर तक सोता रहा, फिर गाड़ी लेकर निकल पड़ा। करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं ब्रोकन सोल बे पहुंचा। जिसे ब्रोकन सोल बे कहते हैं वो असल में रिवर चैनल का एक विशाल यू शेप मोड़ था। पानी का फ्लो बहुत तेज था, हर तरफ रीफ्स फैली हुई थीं। टेरेन इतना जटिल था कि अपस्ट्रीम से बहकर आने वाली चीजें अक्सर यहां फंस जाती थीं। प्राचीन समय से ये साइड हसल करने वालों की पसंदीदा जगह थी। इस वक्त रिवर बैंक पर पहले से बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं। दर्जनों लोग लंबे छोटे मेटल डिटेक्टर्स लेकर मडी बीच पर ट्रेजर खोज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे माइन स्वीप कर रहे हों। मैंने एक ऊंची जगह चुनी, कार पार्क की, इक्विपमेंट पहना और आराम से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। स्ट्रीम शुरू होते ही पॉपुलैरिटी फट गई। चैट तेजी से भरने लगा। पहले मिनिस्टर शांगशू को प्रणाम। अरे ये तो ब्रोकन सोल बे है। सुना है यहाँ फिश से ज्यादा रिवर घोस्ट्स हैं। क्या बात है? सुना है यहाँ सिल्वर मिलती है। मास्टर भी डेथ नेल कोव जा रहे हैं। आखिरी मैसेज शाउडू का था। चलते चलते मैंने कैजुअली जवाब दिया, आ जाओ। मैंने गियर कंधे पर लटकाया। ट्रेजर खोज रही भीड़ से बचते हुए अकेला आगे बढ़ गया। आखिरकार बे के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां पानी का फ्लो सबसे तेज था, क्योंकि यही सिस्टम मैप पर पर्पल, रेड और गोल्डन डॉट्स के मिलने की जगह थी। मैं बैंक की चट्टान पर खड़ा हुआ, नीचे बहते हुए मटमैले गहरे पानी की तरफ देखा और मन ही मन बोला, एक्टिवेट अल्टीमेट इनसाइट। अगले ही पल मेरी आंखों में ठंडी लहर सी दौड़ी और सामने का दृश्य बदल गया। जो पानी पहले पीला और धुंधला था, अब मेरी नजरों में बिल्कुल साफ हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक 4K अल्ट्रा HD मोड चालू हो गया हो। मेरी नजरें पानी की सतह चीरते हुए सीधे रिवर बॉटम तक पहुंच गईं। मैं खुद को गाली देने से नहीं रोक पाया। ये रिवर बॉटम तो पूरा जंक यार्ड निकला। नीचे टूटी हुई साइकिल्स, जंग लगे मेटल फ्रेम्स, यहां तक कि आधा ट्रैक्टर भी पड़ा था। इस कचरे में फिश पकड़ूं कैसे? ये तो स्नैक्ड लाइन्स का ग्रेवयार्ड है। लेकिन तभी मेरी नज़र रिवर बैंड के सबसे गहरे हिस्से पर टिक गई। औद्योगिक कचरे के नीचे कई कॉइन साइज गोल चीजें बिखरी हुई थीं। उनसे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सिल्वर डॉलर्स? सच में सिल्वर डॉलर्स? मैं एक्साइटेड भी नहीं हो पाया था कि तभी सिल्वर डॉलर्स के नीचे मुझे एक विशाल चीज दिखाई दी। वो अंडाकार थी, करीब 1 मीटर लंबी, आधी कीचड़ में दबी हुई। उसके चारों ओर एक मोटी टूटी हुई आयरन चेन लिपटी हुई थी और सबसे चमकीदे सिल्वर डॉलर्स उसी चेन पर लटक रहे थे। इसी समय सिस्टम के थर्मल मैप में वो ओवल ऑब्जेक्ट डरावनी पर्पल रेड लाइट छोड़ रहा था। मैंने काउंटडाउन देखा। सिर्फ 5 मिनट बचे थे। एक्सरे विजन खत्म होने से पहले मुझे हुक ठीक उसके पास पहुंचाना था या सीधे उस आयरन चेन में फंसाना था। मैंने तुरंत वही बिग हैरी हुक निकाला जिसने मुझे ब्लैक पिट कॉम्पिटिशन में फेमस बना दिया था। हुक एनीथिंग फ्रॉम हेवन। मैंने निशाना लगाया और कास्ट कर दिया। सिंकर और फिशिंग लाइन हवा में खूबसूरत आर्क बनाते हुए उड़े, सीधे उस बड़ी चीज के ऊपर गिरे, धीरे धीरे नीचे डूबने लगे। मैंने सांस रोक ली, रॉड संभालते हुए हुक को आयरन चेन की तरफ गाइड करने लगा और जैसे ही हुक आयरन चेन में फंसा, अचानक मेरे दिमाग में टिंग आवाज गूंज उठी। अल्टीमेट इनसाइट विजन समाप्त हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने की दुनिया तुरंत फिर से धुंधली हो गई। एक पल के लिए मेरा सिर घूम गया, लेकिन अभी उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। मैंने पूरी ताकत से अपनी कलाई झटकी। अगले ही पल मेरे हाथ में एक भारी झटका महसूस हुआ। धातु के आपस में टकराकर कसकर लॉक होने का साफ एहसास हो गया। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने फिशिंग रॉड दोनों हाथों से कसकर पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर ऊपर खींचा। लेकिन पानी के नीचे जो भी चीज थी वो जरा भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी धरती को उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने भौएं सिकोड़ लीं। ये चीज जरूरत से ज्यादा भारी है। मैं कुछ देर सोचता रहा। अचानक दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इसे हाथों से नहीं खींच सकता तो फिर हैवी आर्टिलरी निकालनी पड़ेगी। कुछ ही देर में ब्रोकन सोल बे के किनारे मौजूद सभी लोगों ने एक बेहद अजीब टग ऑफ वॉर देखा। बस फर्क इतना था कि एक तरफ मेरी बिल्कुल नई SUV थी
और दूसरी तरफ पानी के भीतर दबी कोई रहस्यमयी जायंट ऑब्जेक्ट। मैंने कार से इलेक्ट्रिक विंच निकाली, स्टील केबल, नायलॉन रोप, तनी हुई फिशिंग लाइन के सहारे मैंने नायलॉन स्लिप नॉट नीचे सरकाया। एक्सरे विजन से मिले एहसास और याददाश्त के भरोसे मैंने रस्सी को पानी के नीचे उस विशाल चीज के आयरन रिंग में फंसा दिया। मेरी हरकतों की ये पूरी सीरीज देखकर लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स पूरी तरह शॉक हो गए। होली क्रैप, क्या स्ट्रीमर कोई नया फिशिंग मोड खेल रहा है? किस फिश को पकड़ने के लिए विंच चाहिए? मुझे लग रहा है आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन मेरे पास कमेंट्स देखने का समय नहीं था। मैं किनारे पर खड़ा विंच का रिमोट पकड़े रहा। जैसे ही मैंने बटन दबाया, विंच मोटर ने संघर्ष भरी आवाज निकाली। स्टील केबल तुरंत तन गई। एसयूवी का फ्रंट हिस्सा थोड़ा नीचे दब गया। पास मौजूद ट्रेजर हंटर्स भी इस हलचल से आकर्षित होकर तमाशा देखने जमा हो गए। बेटे, लगता है शिपरेक पकड़ लिया। मुझे तो ड्रिफ्टवुड लग रही है, यहां ऐसी बहुत मिलती है। बस भगवान करे कॉफिन न निकले। भीड़ में डिस्कशन शुरू हो गया। कई लोगों ने तो फोन निकालकर रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। अब पानी बुरी तरह चर्न होने लगा। ब्लैक स्लज और बबल ऊपर उठ रहे थे। हवा में सड़ी मछली जैसी बदबू फैलने लगी। सबकी निगाहों के सामने छपाक, आखिर पानी के नीचे छुपी वो विशाल चीज बाहर निकली। सबसे पहले बाहर निकली एक जंग लगी आयरन चेन। उस पर कुछ डार्क लेकिन हल्की चमक वाले राउंड ऑब्जेक्ट्स लगे हुए थे। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। वो सिल्वर है। फिर चेन में उलझी विशाल चीज विंच की ताकत से धीरे धीरे शैलो वाटर तक घसीटी लाई गई। वो जंग से ढकी एक विशाल ओवल आयरन ऑब्जेक्ट था। न तो कॉफिन जैसा, न ट्रेजर चेस्ट जैसा, बस ऊपर एक उभरा हुआ मेटल रिंग वाला भारी आयरन ब्लॉक। मेरा हुक और टो रोप उसी रिंग में फंसा हुआ था। मैंने विंच रोक दी। चेहरे पर पूरी कंफ्यूजन थी। मैं पास जाकर ध्यान से देखने लगा। कुछ तो था जो जाना पहचाना लग रहा था, किसी जायंट कैप्सूल जैसा या किसी बड़े प्रोपेन टैंक जैसा। भीड़ में से कुछ बहादुर लोग भी पास आ गए। ये मेटल काफी मोटा है, लगता है किसी मशीन का पार्ट है। अरे देखो, इस पर कुछ लिखा हुआ है, लगता है फॉरेन लैंग्वेज है। लाइव स्ट्रीम में जो कमेंट्स लगातार 666 से भरे थे अचानक सीरियस हो गए। तभी एक रेड बोल्ड कमेंट बिरली की तरह स्क्रीन पर चमका, उस रिंग को मत छूना, उस रिंग को मत छूना। मैंने देखा ये कमेंट किसी मिलिट्री फैन ओल्ड वोंग ने भेजा था। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये सच है या नहीं। तभी दूसरा कमेंट आया, ये वर्ल्ड वॉर 2 का अनएक्सप्लोडेड एरियल बॉम्ब है। शेप देखकर लग रहा है कि ये एरियल बॉम्ब या मैग्नेटिक माइन है। जिस रिंग को तुमने पकड़ा है वो ट्रिगर फ्यूज है। मत देखो, अभी भागो, अगर ये फटा तो सीधे हेवन पहुंच जाओगे। मैंने अकड़े हुए शरीर के साथ धीरे धीरे सिर घुमाया और अपने सामने 2 मीटर से भी कम दूरी पर पड़े उस आयरन ऑब्जेक्ट को देखा। तभी टक, बहुत हल्की मगर बेहद साफ क्लिकिंग साउंड सुनाई दी। मेरे पैरों से लेकर सिर तक ठंड की लहर दौड़ गई। मेरा पूरा शरीर वहीं फ्रीज हो गया। जो लोग अभी तक उसके आसपास खड़े थे उन्हें भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। ये ब्लास्ट होने वाला है क्या? सच में? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। मैंने देखा उनमें से एक आदमी उस चीज के पास जाकर कान लगाने वाला था। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो, वो बॉम्ब है। पूरा सीन एक पल के लिए फ्रीज हो गया। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने हॉर्नेट नेस्ट छेड़ दिया हो। एक झटके में सभी लोग अलग अलग दिशाओं में भाग गए। मैं भी भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सकता था क्योंकि मेरी फिशिंग रॉड अभी भी लाइन से जुड़ी थी। लाइन कार से जुड़ी थी, कार रोप से जुड़ी थी और रोप उस शापित रिंग में कसकर फंसी हुई थी। विंच पहले से लॉक हो चुकी थी। अगर मैंने इस वक्त रोप छोड़ दी तो मैं सीधे हेवन एक्सप्रेस में बैठकर उड़ जाऊंगा। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने खुद को जबरदस्ती शांत किया। कांपते हाथों से मैंने वोंग जैंग वो का नंबर डायल किया। फोन जल्दी उठ गया। दूसरी तरफ उसकी थकी हुई आवाज आई, शिनमे आए, क्या हुआ? मैं अभी तुम्हारी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पर सेमिनार में हूं। तुमने फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर दी? मैंने दूर पड़े उस विशाल आयरन ऑब्जेक्ट को देखा और लगभग रोते हुए बोला, चीफ वोंग, इस बार कोई मरा नहीं है, लेकिन शायद मैं बहुत सारे जिंदा लोगों को विदा करने वाला हूं। मैंने डेथ वैली में विंच से एक बॉम्ब निकाल दिया है। इंटरनेट वाले कह रहे हैं ये एरियल बॉम्ब है। अभी हिलो मत, मैं तो पाद भी नहीं सकता। 10 मिनट बाद, ठीक जब मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी पल कोलैप्स कर जाऊंगा, तभी आखिरकार आसमान से प्रोपेलर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे आया और रिवर बेंड के ऊपर चक्कर लगाने लगा। उसके विशाल एयरफ्लो ने आसपास की घास फूस को हर दिशा में उड़ा दिया। मैं तुरंत घबरा गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, और पास मत आओ, हवा बहुत तेज है, ट्रक हिल जाएगा। लगता था हेलीकॉप्टर वालों को भी तुरंत प्रॉब्लम समझ में आ गई। वो तुरंत ऊंचाई पर चला गया और दूर सड़क पर जाकर लैंड कर गया। कुछ देर बाद वोंग जैंग वो ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम के साथ पहुंचा और आते ही पूरे इलाके में 2 किलोमीटर का कॉर्डन लगा दिया। जो तमाशबीन पहले 100 मीटर दूर खड़े थे उन्हें भी पहाड़ के दूसरी तरफ इवैक्यूएट कर दिया गया।
कई बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स भारी बॉम्ब सूट पहने टूल बॉक्स उठाए पेंगुइन की तरह अजीब चाल में मगर तेजी से मेरी तरफ बढ़े। वोंग जैंग वो लगभग 100 मीटर दूर खड़ा मेगाफोन लेकर चिल्लाया, एक्सपर्ट्स की बात सुनो, हिलना मत। मैं सिर हिलाना चाहता था, लेकिन मेरी गर्दन ऐसे अकड़ गई थी जैसे उसमें सीमेंट भर दिया गया हो। मैं बस 2 बार पलकें झपका पाया। पता नहीं कैप्टन वोंग ने देखा भी या नहीं। बॉम्ब डिस्पोजल टीम का लीडर एक बूढ़ा आदमी था। उसने अपने इक्विपमेंट से स्कैन किया। अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने वॉकी टॉकी में कहा, यह यूनाइटेड स्टेट्स में बना M66 है। वॉरशिप उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता था। इस चीज का पेलोड बहुत खतरनाक है। उसने एसयूवी की तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, ये कार तो छोड़ो, ये चीज आधी पहाड़ी उड़ा सकती है। फिर उसकी नजर नायलॉन रोप में फंसे ट्रिगर रिंग पर गई। उसने माथे का पसीना पोंछा और कहा, यह लड़का वाकई बहुत लकी है। फ्यूज पहले से जंग खाकर खराब हो चुका है, अभी ये एक नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। भगवान का शुक्र है कि ये इसे लेकर भागा नहीं, वरना फायरिंग पिन ट्रिगर हो सकता था। बूढ़े एक्सपर्ट की बात सुनकर मैं पूरी तरह सुन पड़ गया, लेकिन मैं फिर भी डरते हुए पूछ बैठा, तो क्या आप इसे डिसार्म कर सकते हैं? बूढ़े ने मुझे घूर कर देखा। बात मत करो, साउंड वेव से भी ये वाइब्रेट कर सकता है। मदद मांगने के लिए जो शब्द मेरे मुंह तक आए थे वहीं गले में अटक गए। सच कहूं तो इतनी देर से बूढ़ा आदमी लगातार बोले जा रहा था और मुझे एक शब्द बोलने तक की इजाजत नहीं थी। अगला आधा घंटा मेरी जिंदगी का सबसे लंबा आधा घंटा था, यहां तक कि पहले वाले 10 मिनट से भी लंबा। 2 बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स ने बहुत सावधानी से लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे से फ्यूज एरिया को फ्रीज किया, फिर बेहद बारीक टूल से नायलॉन रोप और मेरे फिश हुक को धीरे धीरे काटना शुरू किया। उधर बूढ़ा एक्सपर्ट काम करते हुए भी बड़बड़ाता जा रहा था। मैंने पूरी जिंदगी चीजें डिसार्म की, कंस्ट्रक्शन साइट पर किया, सबवे में किया, लेकिन ये क्या बला है, कोई फिशिंग हुक से बॉम्ब पकड़ लाया? ऐसा मजाक तो पहली बार सुना है। मेरी तो रोने की हालत हो चुकी थी। अरे भाई, काम पर फोकस करो ना। तभी अगले ही पल टिक, हल्की सी आवाज हुई। तनी हुई नायलॉन रोप आखिर टूट गई। दूसरे एक्सपर्ट ने बिजली जैसी फुर्ती से फ्यूज पर लॉक लगा दिया, फिर लंबी सांस छोड़ी और वहीं जमीन पर बैठ गया। फिलहाल सेफ है। ये सुनते ही लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत निकल गई। मैं धड़ाम से जमीन पर बैठ गया और हांफते हुए सांस लेने लगा। बूढ़ा एक्सपर्ट मेरे पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटे, आज तुम सच में मरते मरते बचे हो। तभी वोंग जैंग वो गुस्से में दौड़ता हुआ आया। उसने कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा किया, तुम लड़के क्या मुझे जल्दी कब्र में भेजना चाहते हो? हर दिन कोई ना कोई बवाल करना जरूरी है क्या? मैं तुरंत दुखी चेहरे के साथ बोला, कैप्टन वोंग, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं तो बस कुछ सिल्वर डॉलर्स पकड़ना चाहता था। इतना कहते ही अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने स्पेशल पुलिस से घिरे उस विशाल बॉम्ब की तरफ देखा। नहीं, बॉम्ब नहीं, उससे लिपटी आयरन चेन की तरफ। फिर कमजोर आवाज में पूछा, कैप्टन वोंग, उस सिल्वर का क्रेडिट तो मिलेगा ना? पूरा माहौल 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर वोंग जैंग वो इतना परेशान हुआ कि हंसने लगा। तुम अभी अभी मरने से बचे हो और अभी भी उन कुछ सिल्वर कॉइन्स की चिंता कर रहे हो? तुम्हारी जैसे पैसों के भूखे इंसान को अंडरकवर एजेंट होना चाहिए था। इतना कहकर उसने आयरन चेन उठाई, उस पर लगे काले मेटल ऑब्जेक्ट्स को हाथ में तौला, फिर बोला, ये कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, इन्हें कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा। मैंने दर्द भरी चीख निकाल दी। मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार गई। वोंग जैंग वू ने चीन पास खड़ी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफिसर को दे दी, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, ठीक है, रोना बंद करो। सिल्वर गया तो क्या हुआ, इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ये बॉम्ब बहुत छुपी हुई जगह पर था और इसका फ्यूज भी बेहद अनस्टेबल था। अगर तुम इसे नहीं निकालती और किसी दिन बाढ़ आती, फिर ये बहकर ब्रिज या हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से टकरा जाता, तो अंजाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बॉम्ब डिस्पोजल क्लू रिवॉर्ड और कल्चरल रेलिक प्रोटेक्शन कंट्रीब्यूशन अवार्ड को जोड़कर डिपार्टमेंट ने कल्चरल रेलिक्स ब्यूरो से बात की है और तुम्हारे लिए 80,000 का रिवॉर्ड अप्लाई किया है। वोंग जैंग वू ने 8 उंगलियां उठा दी। उसकी बात सुनते ही मेरी बुझी हुई आंखें सर्च लाइट की तरह चमक उठी। अचानक मेरी कमर का दर्द गायब, पैरों का दर्द गायब, यहां तक कि मेरा मन कर रहा था बॉम्ब के साथ खड़ी होकर फोटो खिंचवा लूं। मेरी रिएक्शन देखकर वोंग जैंग वू ने बेबस होकर सिर हिलाया। शीन मू, अगली बार क्या पकड़ने वाली हो, पहले मुझे बता देना। ऐसे चलता रहा तो मेरा दिल जवाब दे देगा।
मैंने तुरंत जोश में सिर हिलाया, फिर सीना ठोककर बड़ी गंभीरता से बोला, डिटेक्टिव वोंग, मुझ पर भरोसा रखिए।